बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नॉवल ये चाहते ये शिद्दतें की आखिरी किस्त नंबर 19 लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि तहरीर किया है सुमेरा शरीफ तून ने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे होश आया तो वो बड़े आरामदाह कमरे में एक बड़े से जहाजी साइज बिस्तर पर दराज थी। चंद पल तो वो खाली खाली नजरों से कमरे को देखती रही। फिर हवास ने काम करना शुरू किया तो वो एकदम उठ बैठी। न जाने वो कहाँ थी, किन लोगों में थी। शायद वो अगवा हो चुकी थी। कमरे के तमाम आराइश पर निगाह डालते ही इसे फिर से सब कुछ याद आने लगा तो आंखों से आंसू बहने लगे। अजनबी लोगों और अजनबी शहर में इतनी दूर, पता नहीं किसी को खबर भी हुई थी कि नहीं। सामान और बाकी घर वालों के तसव्वुर से ही इसके रोने में शिद्दत आ गई। हाय, मेरा मोबाइल भी इनके कब्जे में है। सामान से रब्ता करने के ख्याल से इसे मजीद याद आया था। या अल्लाह, अगले 10-15 मिनट तक इसने आंसू बहाने का ही काम किया था। हाय, अगर मामा पापा को इल्म हो गया तो न जाने इस पर क्या बीते। मेरे खुदा रहम कर। वो शिद्दत से रब से गोया हुई थी। 1 घंटे की जान कसल इंतजार के बाद इसके कमरे का दरवाजा खुला। खाना खा लो। एक मुलाजमा टाइप खातून एक बड़ी सी ट्रे में अनवाउ इकसाम के खाने लिए चली आई थी। तमाम चीजें टेबल पर सजाकर वो इसे खाने का ऑर्डर देकर चली गई। इसने किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया था। कुछ देर गुजरी तो फिर कमरे का दरवाजा खुला। आने वाली शख्सियत को देखकर वो शशदत सी रह गई थी। आप? नवेरा के शोहर शारिक जमान को अपने सामने देखकर वो मुश्किल गोया हुई थी। जी, मैं आपको इस कदर जहमत दी, माजरत चाहता हूँ। आप हमारी मोहसिन हैं। चंद दिन आपने हमारी बेगम साहिबा को अपने घर में 4 दीवारी में इज्जत दी, मगर अब वो कहाँ हैं आपको इल्म नहीं और मुझे आपकी बात पर एतबार नहीं, सो आपको जहमत दी। वो मुंह खोले शारिक जमान की गुफ्तगू सुन रही थी। वो सामने कुर्सी पर टिक गया था। क्या करें, हमें अपनी बेगम साहिबा से मोहब्बत बहुत है। हमारा अपना एक अंदाज है मोहब्बत के इजहार का, जो इन्हें पसंद नहीं। रूठ कर घर से चली गई। कोई बात नहीं, आप है ना। यकीनन अपने मोहसिनों को तो वो तकलीफ में नहीं देख सकती, और ऐसा ही है। सारी दुनिया में जालिम दुश्मन इन्हें सिर्फ मैं ही लगता हूँ, और बाकी दुनिया के इनके दिल में बड़ा रहम है। आपको बड़ी इज्जत से लाना था, मगर फिर पुलिस की मदद लेना पड़ी। जब तक हमारी बेगम साहिबा हमारे पास नहीं आ जाती, आप हमारी मेहमान रहेंगी। खाएं पिएं और आराम करें। हाँ, आपका मोबाइल हमारे पास है। अगर किसी से बात करना है तो बात कर लें, मगर याद रखिएगा बात करने के बाद मोबाइल वापस दीजिएगा। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर इसके करीब आकर इसकी तरफ बढ़ाया। इससे नवेरा के नाम पर सेव नंबर में निकाल चुका हूँ। राब्ता इनसे करने को कर तो लूँ, मगर मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे राब्ते पर फिर वो मुझे वहां भी नहीं मिलेंगी जहां वो इस वक्त हैं, और आपको लाने की मशक्कत भी बेकार जाएगी। आप पुरसुकून रहें। जब तक आप इधर हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगी, बल्कि खुद हम तक आएंगी। क्या ख्याल है, ऐसा ही हो सकता है? आखिर में मुस्कुरा कर पूछा तो नवेरा ने मुंह तक सख्ती से बंद किए इसके हाथ से मोबाइल ले लिया था। नवेरा के नंबर के जरिए पता लगवा लिया गया है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, कैसे। ये आप ना सोचें, ये हमारी थोड़ी सी मदद करें। कराची, वो आपकी फैमिली के साथ आपके घर में है। सुना है आपके मियाँ का पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, तभी आप हमारी बेगम को लेकर कराची गई थी और हमारी बेगम साहिबा को वहीं छोड़कर खुद यहाँ चली आई। इसके पास सारी मालूमात थी। इसने सारा होमवर्क मुकम्मल करके ये इंतहाई कदम उठाया था। हमारी मदद ये करें कि अपने मियाँ को कॉल करें और इन्हें अपनी यहाँ मौजूदगी का बताएं। बड़े संजीदा अंदाज में हिदायत दें। नहीं, इन्हें बताएं कि आप इधर हैं, वो हमारी बेगम साहिबा को लेकर यहाँ आ जाएं और अपनी बेगम साहिबा को ले जाएं, वरना जब तक हमारी बेगम हम तक ना पहुंचे आपको हमारी मेहमान नवाजी बर्दाश्त करना पड़ेगी। क्यों, क्या ख्याल है? जरिश शजुपन में थी। सामान नवेरा के किस्से से कतई ना पिल था। इसे बताने का मतलब था कि अपनी शामत बुलवाना, मगर वो यहाँ भी नहीं रह सकती थी। क्या करे, नवेरा की वजह से वो क्या बुरा फंसी थी। जी भर कर रोना आया था। लाई, मैं नंबर मिला देता हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये तय है कि हमारी बेगम हम तक पहुंचेगी और आप वापस जाएंगी। इसके हाथ से दोबारा मोबाइल लेकर अब नंबर मिलाते कह रहा था। जरिश बड़ी बेबसी से इसे देख रही थी। कभी सोचा भी ना था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप राब्ता करेंगी इतनी जल्दी वापस जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, सामान साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली। वालेकुम अस्सलाम। जी बोल रहा हूँ। जरिश के नंबर से कॉल थी, मगर अजनबी आवाज। इतना तो अमजद के जरिए पता चल ही गया था। जरिश का मोबाइल कमरे में नहीं था। आप कैसे हैं? मजाज बखैर हैं? बड़े मुतमईन अंदाज में पूछा जा रहा था। सामान उलझ गया। जी अल्लाह का शुक्र है। आप कौन? बंदा खाकसार को शारिक जमान कहते हैं, और दूसरा तारुफ यह है कि मैं नवेरा का शोहर हूँ।
वही नवीरा जो इस वक्त आपकी बेगम साहिबा जरी साहिबा के वालिदैन के घर में मौजूद है। जी मगर मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं, हम समझा देते। हमारी बेगम रूठ कर घर से चली गई थी और आपकी बेगम साहिबा के पास आ गई और फिर वहां से कराची आपके ससुराल में मौजूद है, तो इस किस्से में मेरा क्या ताल्लुक? वही तो बता रहा हूँ, आपकी बेगम हमारे पास है। आपसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी आप हमारी बेगम साहिबा को हम तक पहुंचाएं, वापस पहुंचाएंगी, इतनी जल्दी आप अपनी बेगम को वापस ले जाएंगे। क्या बकवास है ये? दूसरी तरफ समान कुछ भी ना समझ सका था कि ये असल में किस्सा क्या है। जहां तक इसे मालूम था कि नवेरा का शोहर इसे छोड़ चुका था, फिर ये शोहर कहाँ से उगाया? और अमजद तो कह रहा था कि पुलिस की रेड हुई थी, तो ये कौन लोग थे? लें अपनी बेगम से बात करें, बाकी का स्पासनामा आपको यह सुनाएंगी। शारिक ने मोबाइल जरिश को थमा दिया था। समान आप किधर हैं? प्लीज यहाँ आ जाए। वो अगले ही पल रो रही थी। जरिश ये क्या किस्सा है? नवेरा तो अमजद की कजन थी ना, और इसका शोहर इसे छोड़ चुका था, तो फिर ये शख्स कौन है और तुम कहाँ हो इस वक्त? कैसे लोग हैं ये? मैं ठीक हूँ, ये नवेरा के शोहर हैं। जो आपको बताया वो सब झूठ था। आप बाकी की बातें नवेरा से पूछ लें, वो आपको सब समझ बता देंगी। आप वहां जाकर नवेरा से मेरी बात करवा दीजिएगा। जरिश समान अभी तक सब झूठ था कि ही अल्फाज में उलझ गया था। इसने मोबाइल कान से हटाया तो शारिक ने इसके हाथ से ले लिया। हो गई बात, आप हमारी इल्तमास पर अमल करें। जितनी जल्दी हो सके हमारी बेगम को हम तक पहुंचा दें, इतनी जल्दी आपकी बेगम आपके हवाले कर देंगे। ये हमारी छोटी बहन की तरह है, बड़ी इज्जत से हमने रखा है। लेडीज कांस्टेबल के अलावा किसी ने इन्हें हाथ नहीं लगाया। हम इज्जत और आबरू पर मर मिटने वाले लोग हैं। मैं इज्जतदार घराने से हूँ। घरेलू झगड़े तो चलते रहते हैं। खैर कब तक पहुंच रहे हैं फिर आप? यहाँ मैं नवेरा से जाकर बात करता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। इस आलम में भी समान ने अपने असाब को मुकम्मल कंट्रोल में रखा हुआ था। मैं इंतजार करूंगा। और एक बात, कॉल आपकी बेगम के मोबाइल से हो रही है। इस वक्त आपकी बेगम को पुलिस की हिरासत के बजाय रिहायशी इलाके में बड़ी इज्जत के साथ रखा हुआ है। किसी भी किस्म की कोई होशियारी दिखाने की सूरत में नुकसान आपका ही होगा। हमें हमारी बेगम और बच्चा चाहिए। आपकी बेगम की वापसी सिर्फ यही एक सूरत है। कॉल नोट करके बेशक फोर्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं, फिर हमारी फोर्स भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है समझदार हैं, मुकम्मल ताउन करेंगे। शारिक ने मोबाइल ऑफ कर दिया था। खाना खाएं, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो हमें बताएं। आप हमारी मेहमान हैं, मैं बाहर ही हूँ। आपके शोहर की कॉल आती है तो मैं बात करवा दूंगा। वो इसे हिदायत देकर बाहर निकल गया था और जरिश के आंसू बरसने लगे थे। शारिक जमान की कॉल बंद हुई तो समान को अपने असाब बिगड़ते महसूस हुए। अमजद की कजन नवेरा थी, तो ये क्या किस्सा था? इसने अमजद को कॉल करने की बजाय खुद नवेरा के पास जाने को तरजीह दी थी। अपना बैग वो पहले ही तैयार कर चुका था। घर वालों को लाहौर जाने का कहकर वो चचा के घर चला आया था। नवेरा कहाँ है? चची से इस्लाम दुआ के बाद इसने पूछा तो इन्होंने जरिश के कमरे की तरफ इशारा किया। मैं लाहौर जा रहा हूँ, सोचा इनसे भी पूछ लूँ, अगर इनका इरादा है तो ले चलता हूँ। वैसे भी जरिश वहाँ अकेली है, इन्हें इनके पास ही होना चाहिए। हाँ तुम बात कर लो, इधर ही है। वो कमरे की तरफ चला गया था। दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत का इंतजार किया था, आ जाए। समान अंदर दाखिल हुआ तो नवेरा मसब को सुला रही थी। समान को देखकर इसने फौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया था। समान इसके अंदाज पर बगैर इसको देखे कुर्सी पर टिक गया था। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। उम्मीद है आप मेरी बात गौर और तवज्जो से सुनेंगी। ये शारिक जमान कौन है? नवेरा ने एकदम सटपटा कर समान को देखा। वो सर झुकाए हुए था। देखें आपको वाजिया कर देता हूँ कि आपके शोहर शारिक जमान जरिश को पुलिस की मदद से गायब करवा चुके हैं। इनकी डिमांड है कि आपको इन तक पहुंचा दूं तो वो जरिश को छोड़ देंगे। क्या? नवेरा को लगा इसके असाब पर बम फटाए। बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे गुमसुम सी थी। ये असल में किस्सा क्या है मुझे नहीं पता। जरिश के बकौल मुझे जो कुछ बताया गया वो सब झूठ था। अमजद से अभी मेरी बात नहीं हुई, जाकर इसकी भी ब्रेन वॉशिंग करूंगा, मगर इससे पहले आप मुझे सब हकीकत बताएंगी। मेरे पास वक्त कम है, शाम की फ्लाइट से मुझे लाहौर जाना है और आप भी मेरे साथ चल रही हैं, इसीलिए आपको तैयारी भी करना होगी। सो आराम से सुकून से तमाम हकीकत बता दे। नवेरा के पास अब कोई चारा नहीं था। इसने आहिस्ता आहिस्ता सब कह डाला और समान ने बड़े तासुफ से इसे देखा था। बड़े अफसोस की बात है, जरिश तो थी ही बेवकूफ़ और आप जैसी खातून ने भी इसकी बेवकूफ़ी में इसका साथ दिया। अगर आप ये कदम उठा भी चुकी थी तो कम अज़ कम मेरे नॉलेज में तमाम हकीकत तो आने देती। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये तो ना होती। आप तैयारी कर ले, आप मेरे साथ चल रही हैं। आपके शोहर की यही शर्त है कि जरिश को छोड़ने की। अगर मेरे इख्तियार में कुछ होता तो मैं शायद आपकी मदद जरूर करता। सामान कहकर उठ खड़ा हुआ था। मैं टिकट्स कंफर्म करवा लेता हूँ, तब तक आप तैयारी कर ले, हमें आज ही रवाना होना है। सामान इसे हिदायत देकर रुका था। अगर आप कहें तो मैं आपके शोहर से बात करवा देता हूँ। नवेरा चुप ही रही तो इसने कॉल मिलाकर मोबाइल इसे थमा दिया। हेलो 8 से शारिक जमान की आवाज़ सुनाई दी तो नवेरा का जी चाह के मोबाइल दीवार पर दे मारे। समान सामने ही खड़ा था। इसे मजबूरन बात करना पड़ रही थी, मगर जरिश कहाँ है? लहजे में दुनिया जहान की नागवारियत सिमट आई थी।
अरे ज़ही नसीब, नवीरा साहिबा बात कर रही हैं कि कहिए कैसे मिजाज हैं? मिजाज बखैर हैं? सामान कमरे से निकल गया था। शारिक जमान, मेरे जब्त को मत आजमाओ, मुझे जरी से बात करनी है, बात करवाओ इससे। फिक्र ना करो, बड़ी मौज में है आपकी जरी साहिबा। पहले मुझसे मामलात साफ कर लो, फिर इसकी भी बारी आ जाएगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज फरेबी इंसान, जिंदगी अजाब बना दी है तुमने मेरी। अब किसके दर्द उठ रहे हैं? एक बदकिरदार औरत तुम्हारी बीवी थी, इसने खुद को तुमसे दूर कर लिया। अब क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों पीछे पड़ गए हो? वो पिंगारी थी। वापस आ जाओ, फिर मोहब्बत और सलीके से सारी बात समझाऊंगा कि क्या तकलीफ है और क्यों पीछे पड़ गया हूँ। घटिया तरीन इंसान हो तुम, वो बड़े जब से बोली थी। खैर तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। इसने भी जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्यों किया तुमने जरिश के साथ ऐसा? इसको हमारी लुगत में कार्ड खेलना कहते हैं। मेरी मासूम बेगम, तुम जैसी मुजोर बीवी को खूंटे से बांधने का यही तरीका समझ में आया था। यानी समान अहमद लाख इंसानियत भी निभा ले, मगर तुम इसे अपनी बीवी से बढ़कर तो नहीं हो सकती। और अपनी बीवी के बदले वो तुम्हें मेरे पास छोड़ कर जाएगा, यानी कि बेगम के बदले बेगम। और आखिर में बड़े मजे से गुनगुनाया था। नवेरा ने सख्ती से होंठ दांतों तले दबाए थे। तो फिर आ रही हो ना? वो पूछ रहा था। नवेरा ने इसे कोई जवाब देने के बजाय मोबाइल ऑफ कर दिया था। अब वापसी के बगैर कोई चारा नहीं था। बेइख्तियार आंखों में आंसू आते चले गए थे। समान को रात 8 बजे के करीब की फ्लाइट मिली थी। 1 घंटे में वो लाहौर पहुंचे थे। अमजद गाड़ी लिए पहले ही एयरपोर्ट पर था। समान से इसे इस झूठ में इन दोनों का साथ देने पर जो सच सुनने को मिली थी, इसका बयान ही नहीं था। घर आकर समान ने शारिक जमान से राब्ता किया था। इसने अपने किसी बंदे को खुद लेने को भेजा था। 10 बजे के करीब इसका आदमी आया तो वो इसके साथ इस जगह पहुंचा जहां इसने बुलवाया था। गाड़ी एक वसी लॉन में जाकर रुकी तो वो नवेरा को लिए गाड़ी से उतर आया। शारिक जमान कब से मुंतजिर था। इन्हें सामने देखकर फौरन आगे बढ़ा था, चादर में चेहरा छुपाए, बच्चे को बाजुओं में लिए। नवेरा को देखकर शारिक जमान को लगा कि जैसे जिंदगी लौट आई। खुश आमदीद समान साहब, आप तो बड़े समझदार और मामला फहम इंसान निकले। कसम से रश्क आ रहा है आप पर। आगे बढ़कर इसने समान से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। बड़े गुस्से से समान अहमद ने इसे देखा और हाथ साफ नजरअंदाज कर दिया। जरिश कहाँ है? शारिक जमान हंस दिया। इतना गुस्सा दिखाना आपका हक है। खैर आए, आपकी बेगम से मिलवाता हूँ। आप भी आए नवेरा जी। बड़े मजे से इसने नवेरा को छेड़ा। नवेरा का बस नहीं चल रहा था कि वो हंसते मुस्कुराते शारिक जमान का मुंह नोच ले। वो इनको लेकर अंदर आ गया था। कमरे का दरवाजा खोलते इसने इनको अंदर जाने का इशारा किया था। जरिश घुटनों में सर दिए, टांगों पर बाजू लपेटे बिस्तर पर बैठी थी। नवेरा की इस पुकार पर तड़प कर सीधी हुई थी। कमरे में समान और नवेरा को देखकर एकदम बिस्तर से उतरी थी। नवेरा के गले लगकर बेइख्तियार से सिसक उठी थी। समान लब बिंचे खड़ा इसे देख रहा था। मैं सब इस आफ्ताब पर हड़बड़ा कर बेदार हुआ था और हलक फाड़कर रोना शुरू कर दिया था। शारिक जमान ने कमरे में झांका। नवेरा एक बाजू में बच्चे को समेटे दूसरे हाथ से गले से लगी जरिश को बहला रही थी, जबकि समान बेतासुर अंदाज में सिर्फ खड़ा हुआ था। वो अंदर चला आया था। लाओ मुझे दे दो। इसने मजहब को नवेरा के बाजू से निकाल लिया था। वालिहानापन से इसे चूमते कंधे से लगाया था। नवेरा समान के सामने कुछ ना कह सकी थी, बस जरिश की कमर से हिलाते मुसलसल खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। मेरा ख्याल है बाकी का रोना धोना घर जाकर कर लेना, अब चलना चाहिए। 1-2 मिनट बाद समान ने कहा तो जरिश घबरा कर सीधी हुई, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओके शारिक साहब, आपकी बेगम साहिबा आपके पास पहुंच चुकी हैं। आपके घर के मामलात में मुझे मुदाखलत करने का कोई हक नहीं, इसलिए इजाज़त दीजिए। माफ़ी चाहता हूँ, आपको बहुत ज़हमत दी, मगर इनको कैसे हैंडल करना था, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। बेशक अपनी बेगम से पूछ ले, बड़ी इज्जत और एहतराम से रखा है हमने इन्हें। मसफ को कंधे से लगाए बड़ी संजीदगी से इसने कहा था। समान खामोश रहा। ये रहा आपका मोबाइल। इसने जेब से मोबाइल निकालकर समान को थमा दिया था। समान ने खामोशी से मोबाइल जेब में डालकर नवेरा को देखा था। वो स्पाट चेहरा लिए जरिश को देख रही थी। ओके नवेरा जी, हम चलते हैं। ये आपके शोहर हैं। घरों में 100 बातें होती रहती हैं, घर की 4 दीवारी में ही हल कर लेना इनके लिए बेहतर होता है। ताहम आपको मैं कभी गलत नहीं समझूंगा, मगर आप माशाल्लाह से समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ आइंदा ऐसा इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे। चलो जरिश। वो नवेरा के पास रुक कर ये सब कहकर कमरे से निकल गया था। इसके अक्ब में जरिश भी नवेरा से गले मिलकर खुदा हाफिज कहकर निकल आई थी। शारिक जमान ने मुकम्मल तवज्जो से नवेरा को देखा था। वो तासुर और सपाट नजरें लिए कमरे का जायजा ले रही थी। ये क्या है? यहीं रात गुजारने का इरादा है या फिर घर चलें?
अम्मा रिफत बाजी तो हर रोज इंतजार करते सोती हैं कि न जाने तुम कब आओगी। इसने बात का आगाज किया था। वैसे अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। नवेरा के करीब आकर बड़े शरारती मूड में वो गोया हुआ था। नवेरा ने लब भींच लिए थे। नाराजगी तो तुम्हारी मुझसे है, बाकी घर वालों का क्या कसूर? अगले ही पल संजीदा होते पूछा था, मगर नवेरा भी जैसे कसम खाकर आई थी कि एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकालना। बड़ी हसीन हो गई हो। तेवर तो पहले ही बड़े तीखे थे, अब और कातिल हो गए हैं। घायल तो हम पहले ही थे, क्या अब जान से ही मारोगी? मजहब कंधे से लगाकर गनूदगी में चला गया था। इसे बड़े आराम से बिस्तर पर लिटाकर वो इसके पास चलाया था। इसका हाथ थामना चाहा तो नवेरा ने एकदम पीछे हटी थी। हद में रहो अपनी शारिक जमान, मुझे इस तरह जेर करके इसे अपनी फतह मत समझो। मैं सिर्फ जरिश की वजह से आई हूँ, वरना कभी मर कर भी तुम्हारी शक्ल ना देखती। चलो तुम ना देखना, मैं तो सुबह शाम तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। आखिर बीवी हो मेरी, और इसमें भला हद वाली कौन सी बात है? मियाँ बीवी में भला कौन सी हद? इसने शारिक जमान को बड़े गैस भरी नजरों से देखा था। वो हंस दिया। निगाहों के तेवर नहीं बदले थे वैसे तुम्हारी आंखों को देखता हूँ तो एक भूला बसरा शेर याद आ जाता है। सुनाओ। वो इसके सामने झुका था, मगर नवेरा का वही अंदाज था। वो खिलकर हंसा था। कश्तियां यूं भी डूब जाती हैं ना, खुदा किस लिए डरते हैं? ये एक हसीन आंख के इशारे से काफिले राह भूल जाते हैं। बड़े स्टाइल में शेर दागा गया था। नवेरा को एक अरसे बाद अपने दिल की हालत ज़ेरो बम पर होती महसूस हुई थी। वो झुंझला कर पलटी थी। बिस्तर पर लेटे मसब को उठाकर साथ लगा लिया था, गोया इसके नन्हे वजूद में पनाह ढूंढना चाहती हो। शारिक जमान फिर हंस दिया और नवेरा कुलस कर रह गई। घर चले? खासा झुंझला कर कहा था, वो जैसे बेहोश होने को था। ओह माय गॉड, तुम ही कह रही हो ना घर जाने के लिए? जाहिर है इधर मेरे फरिश्ते तो नहीं है। इतनी दूर से आकर मैं अब यहाँ आ ही गई हूँ तो वहां तक जाने में क्या हर्ज है? तलखी कोफत गमो गुस्से से वो कह रही थी। शारिक जमान ने इसे बगौर देखा और फिर गहरी सांस ली। दिल तो चाह रहा था कि इतने दिनों का गुबार आज ही निकालते। इतने दिनों बाद देखा था, निगाहों को करार नहीं आ रहा था, मगर वो अभी भी इसी मुकाम पर थी। अगर इस मुकाम पर ना होती तो शायद ये हालात ना होते। तय तो वो खुद हुआ था, वो नहीं, इसलिए हालात को इसे अब खुद ही बदलना था। इसे नवेरा को मनाने के लिए कुछ वक्त दरकार था। एकदम वो भला कैसे संभल जाती? इंस्पेक्टर अंजुम ने बहुत साथ दिया है मेरा इसी सिलसिले में। तुम इस वक्त मेरे साथ हो। चले जाते हैं घर भी। वहां जाकर तुम्हें जिस तरह गायब होना है अच्छी तरह इल्म है मुझे। क्या ख्याल है आज की रात इधर ना गुजारें? बड़ा पुरसुकून कमरा है। वो फिर शरारत से गोया हुआ था। नवेरा आखिरी जुमले पर चटक गई थी। आपने साथ चलना है तो ठीक, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। रास्ता मुझे अच्छी तरह आता है। इसकी शरारत पर इसने बड़ी संजीदगी से कहते हुए अपना बैग कंधे पर डाल लिया था। इस वक्त वो शोल्डर बैग के सिवा सब सामान जरिश के यहाँ ही छोड़ आई थी कि फिर कभी मंगवा लेगी। शारिक को संजीदा होना पड़ा और फिर बगौर इसे देखा। वो चिटानों की सी सख्ती लिए हुए खड़ी थी। आप मेरी एक बात अच्छी तरह ज़हननशीं कर लें शारिक साहब, औरत को सिर्फ एक बार घर की दहलीज से कदम बाहर निकालना मुश्किल होता है, इसके बाद इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इसको एक बार अपने अंदर पलते खौफ का सर कुचलना होता है। मैं अब भी वो ही नवेरा हूँ, वही नवेरा जिसे आप रजा की चंद बातों के बस छोड़ देने की बात कर रहे थे। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। मेरी जात मेरी जिंदगी तमाशा बन गई है, मगर मैं किसी को अपनी अना और अपने वफा से खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। आपने और नबील भाई ने जो करना था कर लिया, मगर अब आपके किसी खेल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ जरिश की वजह से दोबारा आप जैसे शख्स का सामना करने पर मजबूर हुई हूँ। मुझे आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस दफा तो आपने ये कार्ड खेले और जीत हमेशा की तरह आपका मुकद्दर ही रही, मगर हर बार मुकद्दर साथ दे दे जरूरी भी नहीं होता। वही बेलचक खुरदरा और दो टोक अंदाज जताता हुआ काफी हद तक तंसिया था। तंबीह करता लबो लहजा शारिक जमान के जज्बात को हवा देने के लिए काफी था, मगर हर बार की तरह इसने इस बार जज्बात में कुछ कहने की बजाय लब दांतों तले दबा लिए थे। अपनी जज्बातियत और जल्दबाजी के हाथों वो एक शदीद नुकसान भुगत चुका था। नवेरा हक पर थी और वो गलतियां कर चुका था। बड़े स्वभाव से इसे अब अपनी गलतियों का अजाला करना था। हालात अपने हक में मौक़िफ़ करने थे। नवेरा को खुद से वजन करने वाला वो खुद था और अब इसे खुद ही अपनी तरफ से मुतमईन करना था, मगर शायद इसमें कुछ वक्त दरकार था। मेरा ख्याल है घर ही चलना चाहिए। इतना खराब मूड है तुम्हारा, घर जाकर अम्मा और रिफत बाजी से मिलकर शायद बेहतर ही हो जाओ। नवेरा अपने तल्ख बातों के जवाब में इतना मुतहम्मिल अंदाज देखकर लब बींच गई थी। कहने को इसके पास बहुत कुछ था। ये शख्स इसके जज्बों की रुसवाई और जिल्लत का कर्जदार था, मगर
शारिक जमान ने इसे अपने दिल की मस्जिद भड़ास निकालने का मौका ही नहीं दिया था। इसने इसे एकदम चुप साध लेने पर मजबूर कर दिया था, वरना दिल तो चाह रहा था कि हशर नशर कर दे। लाओ इसे मुझे दे दो। आगे बढ़कर मसब की तरफ हाथ बढ़ाते इसने जैसे इसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखा ही ना था, इतना ही इसने मुतहम्मिल और ठंडा मिजाज होने का सबूत दिया था कि जैसे वो शुरू से ही ऐसा ही हो। हाथ बढ़ाकर नवेरा के कंधे से लगे बेटे को इसने बाजुओं में भरकर बड़ी मोहब्बत से रुखसार पर बोसा लिया था। नवेरा बड़े तीखे और बिगड़े जावियों से ये सब देख रही थी। इसे शारिक जमान का ये अंदाज ड्रामा लग रहा था। चलें हुजूर। अंदाज एक बार फिर शरारती था। नवेरा गुस्से से पांव पटकती इससे पहले ही कमरे से निकल गई थी। शारिक जमान ने रास्ते से ही फोन कर दिया था। आपके लिए एक जबरदस्त खबर है। रिफत बाजी जो अभी ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, शारिक की बात पर चौंकी थी। कैसी खबर? मैं घर आ रहा हूँ, साथ ही खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, खुद ही देख लीजिएगा। बड़े अरसे बाद रिफत बाजी को शारिक की आवाज में चहक महसूस हुई थी। हंसता मुस्कुराता अंदाज था। अम्मा कहाँ हैं? इसने पूछा। कमरे में। अभी शाकरा को कह आई हूँ कि इन्हें सोने दें। अच्छा, इन्हें कुछ देर के लिए सोने मत दीजिएगा, मैं कुछ देर में घर पहुंच रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। और रिफत बाजी पिछले आधे घंटे से महवे इंतजार थी। अम्मा को इसने डिस्टर्ब तो नहीं किया था, मगर वो अभी तक अंदाजा ना लगा पाई थी ऐसी क्या बात है जो शारिक ने अम्मा को जागते रहने का कहा था। 12 बजे के करीब शारिक की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। वो अपने कमरे से निकल आई। चौकीदार को पहले ही गेट पर रहने का कह चुकी थी। बाहर जाने के बजाय वो लाउंज में ही आकर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। अगले 2 मिनट बाद ही शारिक जमान की चहकती आवाज सुनाई देने के साथ शारिक के अकब में इन्हें जो चेहरा दिखाई दिया, इन्हें लगा जमीनों आसमान घूम गए हों। नवेरा, मारे खुशी के इनकी चीख निकल गई थी। अरे नवेरा, तुम कहाँ थी? अगले ही पल वो खुशी से बेहाल होते इसके गले लगाकर रो पड़ी थी। कई बार हाथों में चेहरा चामकर इसकी पेशानी चूमते हुए इन्हें इसके अपने सामने होने पर यकीन करने में तामुल हुआ था। आपके इस वालिहानापन पर नवेरा भी अपने आंसू ना रोक सकी थी। खुद को पत्थर बना लिया था और बात थी, वरना दिल तो खून के आंसू रोता था। भला कोई खुशी से भी ऐसी हालत जिल्लत खरीदता है? ये तुमने क्या कर दिया नवेरा? क्यों गई तुम? कोई यूं भी करता है? और तुम थी कहाँ इतना अर्सा? कुछ देर इसके गले लगकर खूब रो धोकर सर उठाकर इसका चेहरा देखा। वो चेहरा साफ करते ही इनसे दूर हटकर सोफे पर बैठ गई थी। इन्होंने नवेरा के चुपचाप अंदाज पर घबरा कर शारिक को देखा। वो जगमगाती निगाहों से इन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। यकीन कर ले, ये नवेरा ही है, बिल्कुल सही सलामत, मुकम्मल होशो हवास में। इसकी आवाज की खिलखिलाहट जूं की तू थी। नवेरा ने एक सुलगती निगाह डालकर दुपट्टे से चेहरा रगड़कर अपनी शिकस्तगी के निशान मिटाए थे। ये तुम्हें कहाँ मिल गई थी? कहाँ? जज्बात से निकलकर अब वो नॉर्मल सवाल कर रही थी। उलझ कर दोनों को देखा। नवेरा, तो जूं की तू ही थी, मगर शारिक थी कहाँ? ये कहानी आपको ये खुद ही सुनाएंगी। और हमें कहाँ से मिली? यूं समझे के कार्ड खेलना पड़े। ये भी एक तरह का खेल था। इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। नवेरा का जी चाहा कि शारिक जमान का हंसता मुस्कुराता चेहरा नोच ले। रिफत बाजी के कुछ पल्ले ना पड़ा था। अम्मा कहाँ हैं? सो गई हैं। इनका अब ध्यान मसब की तरफ गया था, जो कि शारिक के कंधे से ही लगा सो रहा था। इन्होंने आगे बढ़कर बड़ी मोहब्बत से इसे अपने बाजुओं में लेकर मोहब्बत से चूमा था। नवेरा चुपचाप सर झुकाए कालीन को घूर रही थी। आओ नवेरा, अम्मा से मिल लो। वो तो तुम्हारी याद में दिन रात आंसू बहाती चली गई हैं। कितना ढूंढा, कितना याद किया तुम्हें। दुआएं, सदका खैरात, क्या कुछ नहीं किया हमने मगर तुम थी कहाँ? वो एक बार फिर आपदीदा हो गई थी। नवेरा चुपचाप उठकर इनके साथ ही चलती। शारिक भी हमरा था। इसने अम्मा को उठाया और उठने के बाद नवेरा को अपने सामने देखकर पहले तो वो कुछ ना समझी, मगर जब हवास बहाल हुए तो फूट फूट कर रोई। नवेरा को गले लगाकर हजारों शिकवे कर डाले और नवेरा को पहली बार निदामत के एहसास ने इस तरह जकड़ा कि वो लाख हक पर होने के बावजूद अपने जज्बात में ये कदम गलत उठा चुकी थी। ऐसा कदम जिसमें नस्लों का मान और गुरूर बिखर जाता है, महज एक शख्स की जिद और तंग नजरी के इवज, वरना वो तो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ में जीने वाला वजूद थी। इसकी सोच को मुस्बत से मनफी रुख पर डालने वाला कौन था? ख्वाबदीदा मसब को प्यार करते नवेरा का चेहरा टटोलते बड़ी अम्मा अभी तक बेयकीन सी थी। शारिक कुछ देर वहां रहा था, फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। इस सारी भाग दौड़ में थकन से बुरा हाल हो रहा था, मगर दिलो ज़हन बड़े तरोताज़ा थे कि नवेरा का दोबारा हुसूल एक नई जिंदगी मिलने से कम ना था। जिंदगी और मौत का मामला तो था ये तो। अम्मा और रिफत बाजी मुंतजिर थे कि वो कहाँ थी, वो कुछ बताए, और इनके बार बार इसरार पर इसने मुख्तसरन सारा वाक़या कह सुनाया। अल्लाह, दुनिया में अच्छे लोगों की अभी कमी नहीं है। खुदा भला करे इस लड़की का। मेरा दिल गवाही देता था तुम किसी ऐसी वैसी जगह नहीं जा सकती। बाहर की दुनिया हमसे कब छुपती है भला? सारी रात तुम्हारे लिए इज्जत और आबरू की दुआएं मांगते रोते गुजारती। मर्द तो बहुत कुछ कर गुजरते हैं, कुछ नहीं सोचते। तुम तो समझदार और अक्लमंद थी ना। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार तो सोचा होता। तुमने सिर्फ शारिक और नबील की जिद देखी, हमारा किसी का एहसास ना किया।
یہ وہ شکوے تھے جو اسے روزانہ یاد آتے تھے اور ہر بار اپنا دل پتھر کا بنا لیتی تھی، مگر اب اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کوئی جواب نہ دے سکی تھی۔ اماں کی محبتوں کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ کتنا سارا وقت ہاتھوں میں گزر گیا تھا۔ شارق کمرے میں جھانکا تو وہ تینوں باتوں میں مصروف تھی۔ نیند کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ کیا ساری رات باتیں کرتے گزار دینی ہے، سونا نہیں ہے؟ شارق کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکرایا تو وہ گردن موڑ کر مصعب کو تھپکنے لگی جو پاس ہی بستر پر دراز تھا۔ ہاں بس ہوتے ہیں۔ رفعت باجی کے جواب پر بھی وہ کھڑا رہا۔ نویرہ مصعب کو تھپکتے اس کے ساتھ ہی دراز تھی۔ اماں بھی لیٹی ہوئی تھی، البتہ رفعت باجی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر سونا تھا، بس باتوں میں نیند ہی اڑ گئی۔ شاکرہ ایک دو پل کو اٹھی تھی، نویرہ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ چند پل باتیں سنتی رہی اور پھر نیند میں چلی گئی تھی۔ تم جا کر سو جاؤ، نویرہ اماں کے پاس ہی رہے گی، میں بھی چلتی ہوں، رفعت باجی بستر سے اترتے شارق سے کہہ رہی تھی۔ شارق نے بغور نویرہ کو دیکھا تھا، وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ رفعت باجی نے نکلنے سے پہلے کمرے کی لائٹ آف کی اور پھر دروازہ بند کرتے شارق کے ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی۔ شارق میری بات سنو۔ انہوں نے شارق کے ساتھ چلتے کچھ سوچتے اسے پکارا تو وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ نویرہ اور تمہارے درمیان ایک بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے جسے ایک دم نہیں پاٹا جا سکتا۔ تمہارے گزشتہ تمام رویوں نے اسے جس حد تک برگزیدہ کر دیا ہے، اب وقت کا انتظار کرو کہ جذبوں سے جذباتی ہونے سے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غلط تھی، حق پر تھی۔ تمہاری رضا اور نبیل کی جانب سے اس کے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی گئی ہیں، اس نے اس کا سب پر سے اعتبار ختم کر دیا۔ اسے اب سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ جلد بازی یا جذباتیت کا مظاہرہ کرو گے تو اس سے بڑے سنگین نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی جذباتی فطرت کو کنٹرول کرو۔ گھر یوں نہیں بنتے، رشتے یوں نہیں قائم ہوتے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے میرے بھائی، بہت کچھ برداشت کرنا اور سہنا پڑتا ہے، اپنی انا وقار اور خواہشوں کو گروی رکھنا پڑتا ہے۔ تم اب تک نویرہ کے ساتھ جو بھی کر چکے ہو اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے، آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ نویرہ تمہارے کسی وقتی جذبے کا محرک ہی نہیں، تمہارے بچے کی ماں، تمہاری نسل کی امین بھی ہے۔ وہ جن لوگوں میں گئی تھی وہ عزت دار اور اچھے لوگ تھے، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہی۔ خدا نخواستہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی اور نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا۔ ابھی اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، وہ جس طرح کا بھی رد عمل ظاہر کرتی ہے چپ چاپ سہنا ہوگا۔ ابھی اس کی انا اور نسوانیت پر لگنے والی چوٹ کی تکلیف تازہ ہے، تم اسے ان لوگوں سے نکلوا کر لائے ہو، اسے یہ احساس بھی تکلیف دے رہا ہے۔ آئندہ کسی کے لیے کوئی اقدام سے پہلے نویرہ کے گزشتہ اور موجودہ رویوں کو ضرور ذہن میں رکھنا۔ نیند آ رہی ہے، جا کر سو جاؤ، شب بخیر۔ وہ سب کہہ کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور شارق زمان کئی لمحوں تک کھڑا نہ جانے کیا سوچے گیا۔ اب زندگی صرف جذباتیت کے سہارے گزرنے والی نہ تھی۔ شارق زمان کا جو آدمی ان لوگوں کو لے کر آیا تھا اب وہی انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ سمان احمد نے سارا راستہ اس سے بات تو دور کی بات اس پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ زری سمان احمد کے خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرخ چہرے کو دیکھ کر لرزتی رہی تھی، ہولتی رہی کہ اس نے نویرہ کے حوالے سے سمان احمد سے مصلحتاً جھوٹ بولا تھا، مگر اندازہ نہ تھا یہ صورتحال اس رخ پر آ جائے گی، اس کے جھوٹ کا پول اس طرح کھلے گا اور نویرہ کا شور ایسا کوئی قطعی قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ شارق زمان نے اسے کیسے ڈھونڈ نکالا، اسے اس ساری صورتحال کا علم ہوا۔ اس کا ذہن سب حالات کو سوچ سوچ کر اتنا تھک چکا تھا کہ اب مارے سر درد کے برا حال تھا، اوپر سے مسلسل گریہ افزاری اور اب سامان کا خفگی اور ناراضگی کا یہ جان لیوا خوف۔ گھر آنے کے بعد سامان سیدھا کمرے میں گیا۔ ملازمین جاگ رہے تھے، سوائے امجد کے سبھی الجھے ہوئے تھے۔ اسے سامنے دیکھ کر والہانہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نہ جانے سامان احمد نے انہیں کیا کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ سامان نے تم سے کچھ کہا؟ سب کو ادھر ادھر بھیج کر اس نے امجد سے پوچھا۔ جی بہت برا بھلا کہا، بہت سنائے، بہت زیادہ۔ زرش کو بڑی شرمندگی ہوئی، یہ بیچارہ ملازم اس کی وجہ سے بے عزت ہوا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ اور کیا کہتی، امجد کو بھیج کر وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ سامان شاید واش روم میں تھا، دروازہ بند تھا، وہ بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ سامان واش روم سے نکلا تو اسے بستر پر بیٹھے دیکھ کر اس کے اندر کا ابال ایک دم بڑھا تھا، جی چاہ رہا تھا ایک منٹ میں ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھے، مگر بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا تھا۔ اس نے کتنے اعتماد سے اس سے جھوٹ بولا اور اس نے اس کے جھوٹ پر یقین بھی کر لیا۔ اگر نویرہ کے بجائے کوئی ایسی ویسی عورت ہوتی یا شارق زمان کی جگہ کوئی غلط لوگ ہوتے تو وہ اس وقت کہاں ہوتی؟ اس سوچ سے ہی سامان احمد کا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں چہرے کو تولیے سے صاف کرتے زرش کو سامان کا دراز سراپا ہمیشہ سے بڑھ کر چھایا ہوا لگا تھا۔ بہت کچھ کہنے کی کوشش میں وہ بہت ہمت ہار گئی تھی۔ وہ کیا کہے اور کیسے کہے؟ اب صرف یہ سامان ہے، وہ سامان احمد نہیں تھا جس سے تایا ذات کی حیثیت سے بڑی بے تکلفی تھی۔
इस दराज कामत वजूद के मालिक इंसान से सिर्फ नाम का ही रिश्ता नहीं था, बल्कि दिल के भी सब जज्बे अब इसके नाम से जुड़े हुए थे, महसूस होते थे। इसे पहली बार अपने किसी अमल की वजह से समान अहमद से शर्मिंदगी के साथ साथ अजहद खौफ भी महसूस हुआ था। निगाहें उठाना दो भर लग रहा था। आप नाराज हैं? बड़ी हिम्मत करके वो बोली थी। समान ने एक इंतहाई सर्द संजीदा निगाह इसकी तरफ डाली तो जरिश को लगा इसके जिस्म का सारा खून जम गया है। समान ने कभी ऐसे तो नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर कोई झूठ नहीं बोला था। नवेरा आपी ने खुद राब्ता किया था मुझसे। इन्होंने मदद के लिए कहा था और मुझसे इनकार ना हो सका। इन्होंने इधर रहने को कहा था और फिर ये खौफ था कि कहीं आप इनकार ना कर दें। मैंने सिर्फ मसलीहतन छुपाया था। मुझ पर यकीन करें प्लीज़। वो बिस्तर से उठकर इसके सामने आकर अटकते लहजे में कह रही थी, मेरा मकसद सिर्फ नवेरा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, कुछ और नहीं था। मैं तो शट अप, जस्ट शट अप, वो सर झुकाए कह रही थी जब समान अहमद ने बेपनाह गुस्से से इसे टोका और एकदम चुपचाप से खड़ी हो गई। तुमने मुझसे जितने झूठ बोलने थे बोल लिए, अब एक लफ्ज़ मजीद नहीं। उस दुनिया में तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला था। समान खुद पर कंट्रोल करते भी फट पड़ा था और वह समान के इस अंदाज पर एकदम फूट फूट कर रो दी। समान ने कब इस कदर बुरे अंदाज में इसे डांटा था? तुमने कहा तुम कराची या इस्लामाबाद में दाखिला नहीं लेना चाहती। तुमने इधर का नाम लिया और मैंने सबकी मुखालफत के बावजूद तुम्हें इधर दाखिला दिलवाया। तुम हमारे घर नहीं जाना चाहती थी। तुम्हारे जज्बात का पूरा ख्याल रखा, हर लम्हे तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। क्या इसी दिन के लिए ये सब किया था मैंने? जिस तरह वो शख्स पुलिस के ताउन से इस घर में रेड करवा कर तुम्हें ले गया, इतनी दूर बैठा मैं भला क्या कर सकता था? मुझे क्या पता था कौन लोग हैं, क्यों तुम्हें लेकर गए हैं? अगर वो खुद राब्ता करके अपनी डिमांड ना बताता, तुमने ये सोचा चाचा चाची को अगर ये सब पता चल जाए तो इनकी क्या हालत होगी? तुम मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हें शूट कर दूं। समान के अंदर तूफान बरपा था और वो खुद भी एक तूफान से निपट कर आई थी। समान के इस रद्द-ए-अमल ने इस के अंदर से रही सही ताकत भी छीन ली थी। वो एकदम फूट फूट कर रोते समान के सीने पर सर रखकर सिसक उठी थी, समान प्लीज़। और समान जो शदीद टेंशन का शिकार था, जरिश की इस हरकत पर लब बींच कर चुपचाप खड़ा रहा। मुझे माफ़ कर दें, आई एम सॉरी। बड़ी बुरी तरह रोती सिसकती समान के सीने को आंसुओं से भिगोती इसके होंठों से सिर्फ यही लफ्ज़ निकल रहे थे और समान यूं ही बेतासुर अंदाज में खड़ा था। इसी लम्हे इसे जरिश का यूं सिसक कर जब्त खोना किसी भी तरह मुतासिर ना कर रहा था। चंद पल इस तरह खड़े रहने के बाद समान अहमद ने इसे झटके से खुद से दूर किया। इंतहाई बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो अमल करने से पहले सोचते नहीं, और इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जो गलती करके रोते हैं। ये तुम जैसी बेवकूफ़ औरतें होती हैं जो मर्दों को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती हैं। नवेरा के साथ कोई प्रॉब्लम था तो घर की चारदीवारी में रहकर कोई हल ढूंढती। महज जिद और अना में किसी को इसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाना बेवकूफ़ औरतों की खासियत होती है। अंजाम से बेपरवाह होकर कुछ भी कर गुजरना। तुम्हारी अक्लमंदी की मिसालें तो मेरे सामने एक और मिल गई तुम्हें अपने जैसी। इंतहाई तंद और सख्त पथरीले लहजे में कहते इसे बेदर्दी से पीछे धकेल कर समान अहमद कमरे से निकल गया था और जरिश को लगा कि जैसे ज़मीन और आसमान घूम गए। वो साकत से खड़ी रह गई थी। इसका इस तरह रो कर माफ़ी मांगना भी समान पर कोई असर नहीं हुआ था। इसे लगा वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गई है। इसे लगा जैसे समान अहमद इसे दूसरे मानों में दुत्कार कर गया हो। रिफत बाजी ने नबील के यहाँ फ़ोन करके सुबह सुबह नवेरा की आमद की इतला दे दी। वो लोग तो दूर से आए थे और फिर सारे ख़ानदान में यह खबर एकदम फैल गई थी। जिसने भी सुना था फौरन बड़ी अम्मा के यहाँ पहुंचा था। कब, कैसे, किस तरह, ये ऐसे अल्फाज थे जो कि हर एक के लबों से निकल रहे थे। वो थी कहाँ? नवेरा, रजिया चची, चचा जान, हुमैरा वगैरह तो नवाज, हमीद, चचा चची, अम्मा, भाभी, नबील भाई, आपा, लोगों की फैमिली से हर कोई इधर ही मौजूद था। और नवेरा को देखकर झटका लगा ताकि नबील शारिक बड़े नॉर्मल अंदाज में एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे हैं। यह काया पलट कैसे हुई? नवेरा की समझ से ये सब बाला तर था। किसी ने इससे शिकवा तो ना किया और ना ही बराह रास्त इससे दरियाफ्त किया, मगर बड़ी अम्मा और रिफत बाजी की ज़बानी सबको ही सारे वाक़े का इल्म हो गया था। नवाज फारूक असल वाक़या सुनकर शशद्दत रह गया था। नवेरा जरिश के यहाँ थी? शारिक से अपने सवाल का जवाब सुनकर यकीन पर आमादा ही ना था। नवेरा को बुलवाकर तस्दीक कर देता हूँ। मुस्कुराहट तो शारिक के चेहरे से चिपक कर ही रह गई थी। नवाज चुप सा रह गया था। मगर तुम्हारे साथ ही तो इसके घर गया था। वो कहीं भी ना थी और इसका चौकीदार भी कह रहा था कि वो वहाँ से चली गई है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इन दोनों के झूठ पर मैंने यकीन कर लिया था? नामुमकिन। मैंने भी दुनिया देख रखी है। चेहरा देखकर अंदर का अहवाल बता सकता हूँ। बस इतना करना
पड़ा कि अंजुम की मदद लेना पड़ी और फिर चंद घंटों में नवेरा हमारे पास थी। इस वक्त शारिक के कमरे में वो दोनों ही मौजूद थे। नवाज चौंका, मतलब? और इसके बाद शारिक ने जो किस्सा सुनाया वो सब सुनकर नवाज को बहुत तकलीफ हुई। नवेरा के हुसूल के लिए जरिश को उठवाना, इससे रह रहकर अफसोस हो रहा। अगर वो किसी हद तक जरिश के खानदानी मामलात से जफर और रुमैसा की बदौलत वाकिफ ना होता तो इसे इतनी तकलीफ ना होती। शारिक जरिश को इस तरह इस्तेमाल करना जायज़ समझ रहा था, मगर वो जानता था कि हसास सी लड़की किस हद तक इस सारे वाक़े से मुतासिर हुई होगी, इसकी ज़ात किस तरह बिखरी होगी, और समान अहमद, इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। वो लोग असल हकाइक से वाकिफ होंगे या नहीं। नवाज सब सुनकर बहुत उलझ गया था। कुछ देर बाद वो वहां से निकल आया था। गाड़ी में बैठकर इसने सबसे पहले जरिश से राब्ता किया था। कॉल रिसीव होने पर जरिश ना थी। मर्दाना आवाज सुनकर नवाज चंद पल रुका था। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं नवाज फारूक बात कर रहा हूँ, क्या जरिश से बात हो सकती है? इसने बड़े शाइस्ता अंदाज में तारुफ करवाया था। ओह, नवाज फारूक साहब, कहिए कैसे हैं आप? मगर आप? समान अहमद बात कर रहा हूँ। जरिश सो रही हैं। ओह, कैसे हैं आप समान? आपके एक्सीडेंट का सुनकर दुख हुआ था। पिछले दिनों कराची जाना हुआ, मगर आपके इयादत का मौका ना मिल सका। अब तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। समान का बड़ा संजीदा अंदाज था। मैं नवेरा और शारिक का कज़न हूँ। अभी इन लोगों से मिलकर सारे हालात जानकर ही आ रहा हूँ। बस जरिश की तबीयत दरियाफ्त करना थी, इसीलिए कॉल की थी। नवाज ने वजाहत करना लाजमी समझा और समान दूसरी तरफ से इस नए ताल्लुक पर और भी हैरान हुआ था। बातों के दरमियान नवाज सब कहता चला गया कि शारिक जमान ने किस तरह चंद बार नवेरा के हमरा जरिश को देखा था और फिर कैसे इसके ऑफिस आने पर जरिश को पहचान लिया, और बाद में क्या क्या हुआ। अगर इसके इल्म में होता कि शारिक इंस्पेक्टर अंजुम वगैरह को दरमियान में लाएगा तो वो जरूर और ऐसी सूरत हाल कतई पैदा ना होने देता। एक बार फिर सब असल हकाइक जानकर समान अहमद मुस्तरिब और सख्त इंतशार का शिकार हुआ था। जरिश की बेवकूफ़ी और कम अकली पर एक बार फिर रह रहकर तासुफ हुआ था। समान को नवाज की ज़बानी ये जानकर भी हैरत हुई थी कि नवाज आजकल जरिश की यूनिवर्सिटी में ही उस्ताद की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, जबकि जरिश ने ऐसा कुछ भी ना जिक्र किया था, वरना वो अपनी यूनिवर्सिटी की छोटी से छोटी बात ज़रूर इनको बताती थी। नवेरा के साथ कितने लोगों को मुश्किल से दो चार कर गई थी। कॉल ख़त्म करने के बाद नवाज ने बड़े दुख से सोचा था, नवेरा की इस संगीन हरकत की वजह से अगर शारिक रजा नबील के जरिए रवैये थे तो कहीं ना कहीं इसकी अपनी ज़ात भी मुलव्वस थी। इसे दुख देने का आगाज़ इसने ही तो किया था, फिर वो अपने ज़मीर की अदालत में बरी जुमा कैसे हो सकता था। नवाज के अंदर का मलाल फिर शायद अंदाज में इसकी ज़ात पर हावी हो गया था। इस सारे वाक़े ने और भी समान के शदीद रद्द-ए-अमल ने इसे इस तरह तोड़ा कि वो सुबह तक बुखार में मुब्तला थी। समान सारा दिन घर से गायब रहा और वो कमरे में बंद। बेगम साहिबा को तेज़ बुखार है। समान मगरिब के बाद घर लौटा तो ये इतला मिली। डॉक्टर को बुलवाया? नहीं, बेगम साहिबा ने मना कर दिया। इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सारा दिन कमरे में लेटी रही हैं। ओह, समान को फिर नए सिरे से गुस्सा आया जरिश की हमाकतों पर। अच्छा, अमजद को कहो किसी डॉक्टर को लाए। मुलाजिमा को हिदायत देते वो कमरे में चला आया था। वो बिस्तर पर दराज सर तक कंबल ताने लेटी हुई थी। समान ने कोट उतारकर सोफे पर डाला, मोबाइल और की चेन टेबल पर रखते बिस्तर की तरफ चला आया। किनारे पर टिककर इसके चेहरे से कंबल हटाया तो सुर्ख सूजी आंखें सामने थी। रो रो कर इसने चेहरे को सुझा लिया था। अब भी समान को देखकर इसने जल्दी से बाजू आंखों पर रख लिए थे। समान के रवैये ने इसे बहुत दुखी कर दिया था। वो अपनी गलती मान तो रही थी, माफ़ी भी मांगी, मगर समान ने जवाबन जो रवैया इख्तियार किया इसने इसे अंदरूनी तौर पर शिकस्त से दो चार कर दिया था। समान ने बड़ी संजीदगी से इसका बाजू इसकी आंखों से हटाया। अपनी गर्म दहकती कलाई इसने समान की गिरफ्त से खींच ली थी। इसे काफ़ी तेज़ बुखार था। कलाई से समान ने यही अंदाजा लगाया। मुलाजमा बता रही थी तुमने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया पिया? वो इसी संजीदगी से इसके सुर्ख आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। जरिश को याद आया कि इसने कल दोपहर के बाद खाना तो दूर की बात एक घूंट पानी तक का हलक से नहीं उतारा। मरने का प्रोग्राम बना रखा है तुमने? कोई जवाब ना पाकर कहा, आपको इससे क्या, जाए यहाँ से। बुखार और आंसुओं से बोझल आवाज में कहते हुए इसने रुख मोड़ लिया था। जरिश, अगर तुम इतनी जज्बाती क्यों हो? आराम से उठकर बैठो, मुलाजमा को भेजता हूँ, खाना खाओ। इतनी देर में अमजद डॉक्टर को लेकर आ जाता है, रोना धोना बंद करो। समान इसे टोक कर उठ खड़ा हुआ था। समान के इस लबो लहजे पर वो और रोना आया था, जरा भी तो हमदर्दी ना थी। समान बाहर निकल गया था। कुछ देर बाद मुलाजमा खाना ले आई। इसने खाने से इनकार कर दिया। समान ने बड़े दुख से इसे देखा। मुलाजमा को जाने का इशारा करके इसके करीब आकर बैठ गया। प्लीज जरिश, जो शदीद नुकसान होते होते रह गया है, क्या इस पर मुझे इतना भी गुस्सा करने या बास पुरस करने का हक नहीं है? बादल नखास्ता तुम गलत हाथों में पहुंच जाती तो? जरिश इसी तरह लेटी आंसू बहाती रही। ठीक है, इस मौजू को अब इधर ही ख़त्म कर दो। जो होना तो हो चुका, इस पर अब मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आइंदा के लिए सबक सीखना होगा। तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है, कुछ खाया पिया भी नहीं है, इस तरह तो कमज़ोर होगी। प्लीज़ उठकर कुछ खा लो। अब के समान के रवैये ने इस पर खातिर ख्वाह असर डाला था। वो उठकर बैठ गई थी। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। आंखें
ہاتھ سے رگڑتے ہوئے اس نے کہا۔ سامان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ سوپ پی لو، بخار میں افاقہ ہوگا، پھر ڈاکٹر کے آنے پر دوا بھی لے لینا۔ سامان نے سوپ کا پیالہ اسے زبردستی تھما دیا۔ سامان کے بار بار کہنے پر اسے سوپ ختم کرنا ہی پڑا، مزید اس سے کچھ بھی نہ کھایا گیا۔ امجد ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد دوا لکھ دی۔ چند ہدایات دے کر وہ چلا گیا۔ امجد نے دوا لا دی۔ یہ دوا ابھی لے لو۔ سامان نے چند گولیاں اس کی طرف بڑھائیں تو اس نے سامان کو دیکھا۔ کل رات والا رویہ تو نہ تھا مگر سنجیدگی اسی طرح برقرار تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ابھی بھی دوا لینے کے بجائے اس نے پوچھا تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ سامان نے اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے الٹا سوال کیا تھا۔ میں نے معافی مانگی، اب بھی مانگتی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، اپنی غلطی قبول بھی کرتی ہوں، پھر بھی وہ بات کرتے کرتے روتی۔ پہلے یہ دوا لے لو۔ سامان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تمام گولیاں ہتھیلی پر رکھتے اسے مزید رونے سے روک دیا۔ گولیاں منہ میں رکھ کر اس نے سامان سے پانی کا گلاس لیا۔ لیٹ جاؤ اور آرام سے سونے کی کوشش کرو، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ ہاں، تمہاری حماقت پر غصہ ضرور ہے، اب مزید کچھ کہنے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لیٹ گئی۔ بخار واقعی تیز تھا، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تمہارے سر نواز فاروق کی اور نویرا کی کالز آئی تھی، وہ دونوں تمہارا پوچھ رہے تھے۔ سامان احمد اٹھ کر دوسری طرف آیا تھا۔ نواز فاروق تمہاری یونیورسٹی میں ہی ہوتے ہیں، تم نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ زرش نے اندازہ لگانا چاہا کہ سامان کن معنوں میں سر کا ذکر کر رہا ہے، مگر سامان کے تاثرات کچھ بھی نہ اخذ گئے۔ خیال نہیں رہا ہوگا، اور پھر آپ کے ایکسیڈنٹ سے پہلے میں نے جب بھی کال کی آپ کا رویہ ایسا تھا کہ بہت سی لازمی باتیں بھی بیان کرنے کا کبھی موقع نہ ملا، اور جب کراچی آئی ہوں آپ نے نہ ہی خود سے کبھی کال کیا اور نہ ہی میری کال ریسیو کیا۔ شکوہ اس کے لبوں سے پھسل گیا تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر وہ سامان کی طرف سے کروٹ بدل گئی تھی۔ سر نواز کا اس وقت ذکر کرنا اسے بہت برا لگا تھا، یوں لگا کہ جیسے کوئی پرانا زخم چھیڑا ہو۔ سامان نے اسے رخ موڑتے دیکھا۔ کتنی بڑی خلیج حائل تھی دونوں کے درمیان۔ ایک دم سے احساس ہوا، سامان کو فوراً اندازہ ہوا کہ سر نواز فاروق کے ذکر سے اسے دکھ ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے سرسری سے ذکر کیا تھا، میرا مقصد سر نواز فاروق کے ذکر سے تمہیں دکھی کرنا نہیں تھا۔ سامان نے فوراً معذرت کر لی، مگر وہ چپ ہی رہی، بلکہ کمبل سر تک تان گئی۔ وہ اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے 2 دن میں اس کا بخار اتر گیا تھا، اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اس دوران نویرا رفعت باجی کے ساتھ اس کی عیادت کو آئی تھی۔ شارق ان کو چھوڑ گیا تھا اور 2 گھنٹے رکی تھی۔ واپسی پر شارق زمان ہی انہیں لینے آیا تھا۔ سامان جلدی گھر آ گیا تھا، وہ بھی رفعت باجی اور نویرا سے ملا تھا، اور پھر شارق زمان کی آمد پر اس نے اسے اندر ہی بلوا لیا تھا۔ شارق زمان جو بھی کر چکا تھا وہ سب ایک طرف، مگر سامان بھی قبول کرتا تھا کہ اس نے زرش کے ساتھ کوئی مس بہیو نہ کیا تھا، بلکہ اسے عزت سے رکھا تھا۔ شارق زمان سے گفتگو کے بعد سامان کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص اتنا بھی برا نہیں جتنا نویرا کی باتوں سے ان لوگوں نے سمجھا تھا، بلکہ سامان کو وہ خاصا متاثر کن اور دلچسپ شخصیت کا مالک لگا تھا۔ سامان نے ان لوگوں کو رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ زرش کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ سامان اس سے ناراضگی کا اظہار کر کے شارق زمان کو اہمیت نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے جانے کی اجازت چاہی تھی۔ اوکے سامان احمد صاحب، اب اجازت دیجیے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ پہلی ملاقات تو انتہائی کشیدگی میں ہوئی تھی، اپنے اس فعل پر معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر کسی دن چکر لگائیے گا ہمارے ہاں۔ سوری، کل تو میں واپس کراچی جا رہا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ زرش نے چونک کر سامان کو دیکھا مگر پوچھ نہ سکی۔ ان کو رخصت کر کے وہ واپس اندر آئی تو زرش کے ذہن میں ابھی بھی وہی بات اٹکی ہوئی تھی۔ آپ واپس جا رہے ہیں کل؟ سامان کے اندر آنے پر اس نے پوچھا تھا۔ سامان نے اسے دیکھا، وہ الجھی ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم بھی کل میرے ساتھ چلو۔ اس کی طرف مکمل متوجہ تھی، مگر پچھلے دنوں گئی تو تھی، اب اتنی جلدی دوبارہ جانا کہاں ممکن ہے؟ میں صرف کراچی کی ہی نہیں بات کر رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ گھر چلو۔ اب کے سامان احمد نے کھل کر بات کی تھی، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر سامان احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات دھیان سے سن لو زرش، تمہارا یہی مطالبہ تھا کہ امی اپنی غلطیوں کو قبول کریں۔ انہوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ تمہارے گھر بھی گئی تم سے بات کرنے، مگر ان سے ملنے کی بجائے تم یہاں چلی آئی۔ کم از کم ان کی بات تو سنتی، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس کے باوجود میں یہاں ہوں تو صرف اس لیے کہ کسی بھی بات کو محض انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا۔ میں شارق زمان سے مروت برت رہا ہوں صرف اس لیے کہ اس سے تمہاری ذات کو مکمل اعتماد اور اطمینان حاصل ہو۔ میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے، میں اپنے اور تمہارے رشتے کو بچانا چاہتا ہوں۔ وہ طاہرہ بیگم کی غلطیوں کو معاف کر سکتی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے ان کا سامنا کرنا اس میں حوصلہ نہیں۔ مجھے جواب دو ابھی، کل میں جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔
یہ برسوں کی رنجشیں تھیں جن کا انجام چاہتا ہوں. ہم کوئی فلمی یا ڈرامائی کردار نہیں ہیں زرش. تم میری بیوی ہو. ہماری رشتہ تو ایک طرف. ہم دونوں ایک دوسرے پر دلی اور جذباتی لحاظ سے بھی بہت سے حقوق رکھتے ہیں. میں قیامت تک تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا زرش، وقت ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا. سامان نے چپ ہو کر اسے دیکھا. وہ سر جھکائے ہونٹ کچلتے عجیب ششوپن میں تھی. فرا کی شادی ہو رہی ہے. سب کے درمیان تمہاری موجودگی بہت اہم ہے. اور جہاں تک امی کا معاملہ ہے، میں انہیں کھلے دل سے معاف کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اب خود تم سے بات کریں. وہ ہماری ماں ہے. جو کیا انہوں نے وہ ماضی کا حصہ ہے. اس وقت ہمارے لیے مخلص ہیں اور میں انہیں اپنے کسی معاملے میں بے عزت نہیں ہونے دوں گا. زرش نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے سامان احمد کو دیکھا. میں اپنے دل سے ان کے لیے موجود ہر بات کو نکال چکی ہوں. میں خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، مگر میں ان سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتی. اسے میری طرف سے کچھ بھی سمجھ لیں، مجھے ان کا سامنا کرنا اور اس کے لیے آپ مجھے مجبور مت کریں. ٹھیک ہے، کبھی یہ میری ڈیمانڈ تھی مگر اب نہیں. وہ اپنے دل کی بات کہہ کر سامان کو دیکھنے لگ جو بغور اسے دیکھ رہا تھا. یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے، آخری بھی اور حتمی بھی. اس کے دو ٹوک انداز میں فرق نہ آیا تھا. زرش، بے وقوفی کی باتیں مت کرو. ایسا نہ ہو کہ جب تم پلٹنا چاہو تو واپسی کے سب دروازے بند ہو چکے ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اور مجھ سے؟ سامان کا انداز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا. وہ جھنجھلا اٹھی. آپ اپنی بات نہ کریں. اس معاملے سے ہٹ کر جو بھی کہیں گے آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مگر اس معاملے کو بیچ میں نہ لائیں. سامان نے بظاہر خود کو نارمل ہی رکھا تھا، مگر دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی. بہت دنوں بعد رات کے اس پہر جب حمید صاحب، زبیدہ بیگم اور رمشا ٹی وی کے سامنے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا، مگر آج وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا. جب سے نویرہ واپس لوٹی تھی، زبیدہ بیگم نے اس سے رسمی بات چیت شروع کر دی تھی. یہی حال حمید صاحب کا بھی تھا. انہیں نویرہ کا غم تھا. وجہ بیٹا تھا، سو سارا غصہ اسی پر نکلنا تھا. مگر جیسے ہی نویرہ لوٹی، رضا سے خود ساختہ ناراضگی بھی جیسے ختم ہو گئی تھی. مگر رمشا ابھی تک اسی مقام پر تھی. رضا نے لاؤنج کے دروازے پر قدم رکھا تو حمید صاحب اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے. آؤ رضا، ادھر آ جاؤ. وہ باپ کے پاس آ بیٹھا. ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. زبیدہ بیگم بھی ان کے ساتھ باتوں میں الجھ گئی، جبکہ رمشا ان تینوں سے بے پرواہ صرف ٹی وی کی طرف متوجہ تھی. باپ اور ماں سے باتوں کے دوران کئی بار اس کا دھیان رمشا کی طرف گیا تھا، مگر ادھر جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے الجھتے ہی رہے تھے، مگر اب رمشا کی طرف سے مکمل بے نیازی نے رضا حمید کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا. نویرہ کو سوچتے، اپنی رویوں پر غور کرتے، خود بخود رمشا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. جب سے اس نے اپنی غلطیاں، اپنی شخصیت کے دوہرے پن کا جائزہ لیتے سب تسلیم کیا تھا، اسے رمشا کی ذات اور اس سے جڑے ہر تعلق کو سمجھنے کا نہ صرف موقع ملا تھا بلکہ شعوری کوشش کے نتیجے میں اس کا ذہن جب بھی نویرہ کے تصور میں بٹنے کی کوشش کرتا، وہ اپنے ذہن کو رمشا کے تصور کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا تھا. اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. کمرے کی چار دیواری میں بیٹھے جب نویرہ کا تصور اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا، وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا اور اب ماں باپ سے باتیں کرتے اس نے اپنی ساری توجہ رمشا کی طرف مبذول کرنے کی شعوری کوشش کی تھی. اس کے ہر دوسرے لمحے میں پڑنے والے نگاہ کا ارتکاز. رمشا نے بے چین ہو کر رضا کی طرف دیکھا. بظاہر وہ ماں باپ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، مگر توجہ اسی کی طرف تھی. رمشا نے لب بھینچ کر دوبارہ ٹی وی کی طرف توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی. رضا نے اس کے دل کی زرخیز زمین کو بنجر اور برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. وہ جو کر چکا تھا، جس طرح نویرہ کو برباد کرنے کی پلاننگ کی تھی، اس سارے عمل نے اس کی ذات میں خسارے ہی لکھے تھے. وہ غلط تھی. اس نے اپنی غلطی مان بھی لی تھی، مگر اس کے بعد اس کا دل پہلے کی طرح رضا کی طرف مائل نہ ہو پایا تھا. اب تو اسے خود بھی اپنے دل کی حالت سے وحشت ہونے لگی تھی. وہ اصل میں کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی. رضا سے الجھنا، نوک جھوک کرنا ہی تو اس کے دل میں موجود محبت کو ایک نیا رنگ بخشتا تھا. اب اس نے لڑنا جھگڑنا، الجھنا، تکرار کرنا چھوڑ دیا تھا تو لگتا تھا اس کے اندر کی محبت بھی دم توڑ گئی ہے. محبت تو احساسات کا وہ پھول ہے جسے اگر توجہ کا پانی میسر ہو جائے تو کھل کر گلاب بن جاتا ہے، اور اگر نفرت کی ہوا چلے تو وہ تند تھپڑوں کے سامنے بہت دیر تک اپنا وجود بلا کر برقرار رکھ پاتا ہے. کسی بھی لمحے کوئی بھی تند ہوا اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے.
क्या सोच रही हो? वो बजाय टीवी पर नजरें जमाए दर हकीकत सोच की वादियों में न जाने कहां कहां भटक रही थी कि पता ही नहीं चला कब हमीद साहब और जुबैदा चची सोने के लिए उठकर चले गए थे। वो चौंकी तो तब जब रजा ने इससे पूछा। इसने बस एक नजर इसे देखा और उठ खड़ी हुई। अब इस जगह बैठे रहने का कोई जवाब ना था। कहाँ चलती? रिमशा के इस रवैये से रजा को अब तकलीफ होती थी। खामोश संजीदा चुपचाप इसके सोने पर उठने पर घबरा गया था। सोने बड़ा स्पार्स अंदाज था। थोड़ी देर तो बैठो। वो अपने अंदर की आवाज़ों और ज़मीर की जुबान से घबरा कर ही तो यहाँ आया था, और अब फिर वही तन्हाई जो इसे पागल कर देने को थी। क्यों? इसने बस खाली नज़रों से इसे देखा। रजा के यूं देखने पर रिमशा के दिल को कोई मुट्ठी में दबा गया था। ये शख्स इससे बात करना एक तरफ इसे देखना भी गवारा नहीं करता था, और अब थोड़ी देर रुकने की इस्तदा कर रहा था। वो खामोशी से वापस अपनी जगह बैठ गई थी। दिल लाख बंजर बन जाए, राह बदल ले, मगर जिंदगी में चंद पल ऐसे जरूर होते हैं जो इंसान को बिल्कुल बेबस कर देते हैं। इन दोनों का अलमिया ये था कि वो दोनों ही जज्बाती थे, शायद दोनों ही कसूरवार थे, एक दूसरे से बाखबर मगर एक दूसरे पर हमला करते हुए। दोनों ने ही हमेशा एक दूसरे की जात को ही रगेता। और अब रिमशा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो मुझे माफ कर दो। एक तवील खामोशी के वक्फे के बाद रजा ने हिम्मत करके कहा भी तो क्या, और रिमशा मारे इस्तेजाब के पलक झपकना भूल गई। ये रजा था? रजा हमीद? मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी गलतियां की हैं कि अब शायद ही सर उठाकर जी सकूं। न मेरा का चले जाना और अब वापस आना। मैं चाहूं और लाख हौसला भी कर लूं तो कभी इनके सामने जाकर इनसे अपने किए की माफ़ी नहीं मांग सकता, मगर हाँ, जो कर चुका हूँ इसके लिए अम्मी अब्बू से अलग-अलग माफ़ी मांग चुका हूँ। शारिक भाई से पहले मांग चुका था, आज खालदा चची और नबील भाई से भी माफ़ी मांग ली है, मगर जिससे असल माफ़ी मांगना है इसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और ना ही शायद अब मैं ज़िंदगी में इसका कभी सामना कर पाऊंगा। वो मुझसे जितनी भी नफरत करे कम है। अपने जज्बाती और दोहरी शख्सियत के हाथों इस खानदान को एक अजीम नुकसान पहुंचा चुका हूँ। तुमसे मुझे ज़ाती तौर पर कोई नफरत या प्रकाश नहीं, मगर अपने जज्बात के हाथों बाज़ औक़ात इतना उलझ जाता था कि ना चाहते हुए भी तुमसे बदसलूकी कर जाता था। और अब इतना कुछ करने होने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, सिवाय इसके कि जिस चीज़ की तकलीफ का सबब बना हूं इस सब से अपनी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांग लूं। इसने अपनी तरफ हैरानी से देखती रिमशा को एक नज़र देखा था। तुम अपने हर रवैये, हर फैसले और अमल में हक बजानिब हो। तुम्हें किसी भी सिलसिले में मजबूर नहीं है। एक अरसा तक मेरे एहसासात और जज्बात जो भी रहे, अब भी मैं जिस मकाम पर हूँ तुम्हारे सामने हूँ, मैं अपने आप को किसी के भी काबिल नहीं समझता। हाँ, अगर तुम अपना ज़र्फ बड़ा करते हुए गुज़श्ता बदसलूकियों पर माफ़ कर दो तो मेरे लिए बहुत वक्त की बात है। इससे बढ़कर मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। वो चुप होता हुआ तो रिमशा की हैरानगी खत्म हुई। वो तो समझी थी इसने महज पैंतरा बदलने को, शारिक जमात से दुनियादारी के लिए माफ़ी मांगी है, और अब जो कुछ हो रहा है वो सब नाकाबिले यकीन। हमारे दरमियान मौजूद रिश्ता जो कभी भी मुझे कबूल ना था, और अब भी बहुत सोचने के बावजूद मुझे ये रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा। मेरी ज़ात और गुज़श्ता तमाम अहवाल मुझसे छुपे हुए, तुमसे छुपे हुए नहीं। मैंने अपनी गलतियां कबूल करते अपने दिल को समझा लिया है, मगर दिल के मामलात ज़बरदस्ती से तय नहीं होते। तुम शायद वक्त बदल दे, मगर ज़िंदगी भर मुझे अपने ही एहसासात एक चुभन और तकलीफ से दो चार करते रहेंगे। मैं इसी सज़ा के काबिल हूँ। दिल बदलने के तजर्बे तो होते हैं, मगर जज्बात, एहसासात बदलने का तजुर्बात आज तक सुना नहीं है, वरना किसी माहिर से ज़रूर राब्ता करता। तुम अपने लिए कोई बेहतर फैसला करना। मैं अब्बू और अम्मी को समझा लूँगा, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। वो अपनी बात ख़त्म करके अब इसे देख रहा था। रिमशा सब समझ कर भी कुछ समझ ना पाई थी। कैसा फैसला? ज़िंदगी कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें मुझसे भला क्या हासिल होगा? मुझे अपनी सारी उम्र जज्बात और एहसासात से लड़ते गुजरना होगी। तुम मेरी सज़ा में तुम क्यों हिस्सेदार बनो? इसने वजाहत की थी। ये भी तो हो सकता है मेरी मोहब्बत तुम्हारे एहसासात और जज्बात को बदल दे। रज़ा, क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते? आज इसने लड़ने के बजाय तहम्मुल से बात करने की इब्तिदा की, तो वो भी पुराने तमाम रवैये तर्क करके बड़ी मुरव्वत और लिहाज से गोया हुआ। मोहब्बत कब दिल से जुदा होती है? ज़मीन बंजर हो भी जाए, मगर कहीं ना कहीं कोई कोना हरा ज़रूर रह जाता है। मगर मैं खुद को तुम्हारे क्या किसी के भी काबिल नहीं समझता। तुम मुझे समझने की कोशिश करो, तुम मुझे समझ लो, तुम्हें अपने काबिल मैं खुद बना लूँगी। वो मोहब्बत का यकीन लिए पुरएतमाद थी, और रज़ा कई लम्हे तक इसे देखता रहा। वो हसीन थी और ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी आता था। तुम अच्छी तरह सोच लो, ज़िंदगी गुजारना बच्चों का खेल नहीं है। दिल के मामलात में सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा रिश्ता तय है और ये अज़ल से तय था। तुम खुद अच्छी तरह समझ लो। मेरा अब भी यही जवाब है, और हर गुजरते दिन में मेरे फैसले में इस्तेकाम ही आएगा इंशाअल्लाह।
وہ تمام نا امیدی نفرت بلائے پھر وہی رمشا جاوید لگی جو ہر حال میں اس کی ذات میں دلچسپی رکھتی تھی۔ رضا کو لگا وہ اس کی محبت کے آگے ہار جائے گا۔ رضا، نویرا تمہاری ذات احساسات اور جذبات کا ایک حصہ تھی اور رہے گی۔ میں اب اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ میں تمہیں غلط نہیں کہتی، مگر ساری عمر ایک پڑاؤ پر رکے رہنا بھی عقل مندی نہیں۔ تمہیں زندگی میں اب نہیں مگر کبھی تو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوگی نا، تو کیا مذائقہ ہے اگر وہ سہارا میں بن جاؤں؟ نویرا تمہاری زندگی کا ایک باب تھا اور اب ختم۔ زندگی گزارنے کے لیے کوئی وجود بہت ضروری ہوتا ہے رضا۔ انتہائی نفرت کے باوجود میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنا رشتہ تم سے ختم کروں گی، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ رضا نے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ میں جو ہوں اور جیسا ہوں اسے صورت میں برداشت کر لو گی؟ وہ سوال کر رہا تھا، انداز بڑا سنجیدہ تھا۔ ہاں، تم جو ہو اور جیسے ہو میں تمہیں برداشت کر لوں گی۔ محبت کی تھی اور اب بھی ہے۔ جو گزر گیا ہے وہ ماضی تھا، اور جو ماضی پر ماتم بے وقوف لوگ کرتے ہیں۔ اتنی ٹھوکروں کے بعد اتنی تو عقل آ ہی گئی ہے۔ میں بے وقوفوں میں شمار نہیں ہونا چاہتی، اس نے مسکرا کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اگر زندگی میں تمہیں پچھتانا پڑ گیا تو کوئی بات نہیں، دونوں مل کر اکٹھے پچھتا لیں گے۔ محبت میں ساتھ دو مگر پچھتاووں میں تو ساتھ دو گے نا؟ وہ بالکل پہلے والی رمشا جاوید بنی مسکرا رہی تھی۔ اس کے جواب کی برجستگی پر رضا کے ہونٹوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، اور رمشا کو لگا وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ ایک عرصے بعد اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھنے کو چاہا۔ چلو دیکھ لیں گے، آزما لیں گے۔ اپنی ہار کا اعتراف بھی کس صورت میں کیا تھا؟ رمشا کو ایک دم ہنسی آئی تھی۔ بے شک آزما لینا، اپنے قول و فعل میں پکے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بھر پکے رہیں گے۔ رضا صرف اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ پہلی بار اسے بغور دیکھتے اس کی مسکراہٹ بڑی بھلی لگی تھی، زندگی سے بھرپور۔ رمشا وہاں سے نکل آئی تھی اور رضا نے صوفے کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ پہلی بار اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ رفت باجی مذہب کی پیدائش پر پاکستان آئی تھی چند دنوں کے لیے، مگر بعد کے حالات ایسے بگڑتے چلے کہ چاہنے کے باوجود واپس نہ جا سکی، اور اب نویرا کو واپس اس گھر میں دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ نویرا کی شارق کے لیے بے اتنائی جھونکتی تھی۔ ہاں، شارق ضرور بدلا ہوا تھا، اور وہ اب یقین تھا کہ نویرا بہت دن تک اپنی ضد برقرار نہ رکھ پائے گی۔ شارق کا جو بھی رویہ تھا، اب نویرا کے لیے اپنی ضد اور رنا کو پسے پش ڈال کر شارق کی طرف بڑھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا۔ اس صورت میں کہ نبیل کے گھر والے بھی شارق سے صلح کر چکے تھے، وہ چند دن مزید رکی، مگر پھر انہوں نے شارق کو کہہ کر واپسی کا ٹکٹ منگوا لیا تھا۔ اس دن انہوں نے واپس جانا تھا۔ ایک دن پہلے ہی جا کر وہ سب خاندان والوں سے مل آئی تھی۔ رات 9 بجے کی فلائٹ تھی۔ انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے جانے والوں میں نواز فاروق، نبیل، خالدہ بیگم پہلے ہی ان کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ نویرا کا گھر سے ہی خدا حافظ کہنے کا ارادہ تھا، مگر رفت باجی کے اصرار پر وہ بھی ساتھ جانے کو تیار تھی۔ تم تو ایسے رہتی ہو نہ جانے کتنے سالوں کی پرانی دلہن ہو، زیور پہن کر سج سور کر رہا کرو، خیر سے شوہر والی ہو۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو رفت باجی کے تبصرے پر بڑی جذب ہوئی۔ میں بھی کہتی ہوں، مگر یہ ماننے کسی کی تب نہ بڑی اماں کو بھی موقع مل گیا تھا۔ سبھی بڑی اماں کے کمرے میں ہی جمع تھے، سب کے درمیان اسے بڑی سبکی محسوس ہوئی۔ یہ زیور پہن لو۔ باہر نکلتے ہوئے اس عمر کی عورتیں 16 سنگار کرتی ہیں۔ بڑی اماں نے اٹھ کر الماری سے زیور نکال کر اسے تھما دیا تھا۔ اسے کوفت ہوئی، مگر نبیل اور نواز فاروق اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ شارق اپنے کمرے میں چینج کرنے گیا ہوا تھا، اس نے بغیر کچھ کہے زیور پہن لیا تھا۔ رفت باجی کے ٹوکنے پر اس نے لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ وضو وہ کر چکی تھی۔ نکلتے نکلتے 8 بج گئے تھے، سو وہ کچن سے ہی نماز پڑھ کر جانا چاہتی تھی۔ تیار ہو کر سب باہر لاؤنج میں چلے گئے تھے تو اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ تیز ہارن کی آواز پر وہ جائے نماز تہہ کر کے چادر لپیٹ کر باہر نکلی تو بڑی اماں کو وہیں لاؤنج میں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ خالدہ بیگم نے ساتھ چلنا تھا، مگر وہ یہی تھی۔ آپ نہیں چاہ رہی؟ نہیں، مل تو لیا ہے رفت سے، تم چلی جاؤ، میں گھر میں ہی رکوں گی۔ وہ باہر نکل آئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر نواز، نبیل کے ساتھ رفت باجی تھی۔ فرنٹ ڈور شارق نے اس کے لیے کھول رکھا تھا۔ مصب نبیل کی گود میں تھا۔ وہ چادر سنبھالتی مارے بندے بیٹھ گئی تھی۔ شارق نے اس کے تیور دیکھے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے مسکراتا دیکھ کر نویرا کو تاؤ آ گیا تھا، مگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ وہاں جا کر علم ہوا کہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ خدا کر کے وہ وقت گزرا۔ رفت آپا اسے ڈھیروں نصیحتیں کرتے رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایئرپورٹ پر ہی رکے رہے تھے۔ نبیل کچھ کھانے کو لے آیا تھا۔ واپسی کے سفر میں اسے دوبارہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ مصب اس دوران سو چکا تھا۔ نواز اور نبیل اس کے ساتھ جانے کے بجائے راستے میں ہی اترنے پر بضد ہوئے تو شارق نے دونوں کو ان کے گھروں پر اتار دیا۔ دونوں کے اترنے کے بعد گاڑی میں اب بالکل خاموشی تھی۔ شارق نے 1-2 بار اسے دیکھا۔ وہ مصب کو گود میں لیے اس کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کیے باہر اندھیرے میں
चलती रोशनियों को देख रही थी। घर आने पर नवेरा ने सुकून का सांस लिया। मसब को संभाल कर वो अंदर आई तो शाकरा जाग रही थी। अम्मा और बड़ी अम्मा सो गईं? जी। खालदा बेगम बड़ी अम्मा के बिस्तर पर सो गई थी, यानी आज रात इसे कहीं और इंतजाम करना था। वो कुछ सोचती कमरे से निकल आई थी। सोते हुए मसब को इसने लाउंज में आकर सोफे पर लिटा दिया। शाकरा को ताले लगाने की हिदायत देते वो किचन में चली आई थी। मसब के लिए फीडर तैयार करते खटके पर वो समझी के शाकरा है, ताले लगा दिए हैं तो मसब को गेस्ट रूम में ले जाओ और कोई कंबल लेकर इधर ही आ जाओ। तुम मेरे पास ही सो जाना। दूध फीडर में उंडेल कर वो पलटी तो शाकरा की जगह शारिक जमान को किचन में खड़े देखकर ठटकी, फिर सर झटक कर फीडर बंद करने लगी। शाकरा अम्मा के पास ही रोजाना की तरह सोफे पर सो जाएगी, मसब मेरे कमरे में है। इसने नवेरा को नजरअंदाज करते कहा तो वो चौंकी थी। चादर वो अंदर आकर सोफे पर ही उतार कर डाल चुकी थी। गुमान नहीं था वो अपने कमरे में जाकर शारिक बाहर आ जाएगा। शारिक ने भरपूर नजरों से इसको देखा तो नवेरा कोफत से दो चार हुई, चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। क्यों मसब इधर क्यों है? जाहिर है जहां माँ सोएगी बच्चा भी वहीं सोएगा, इसने यूं जवाब दिया जैसे वो बड़ी कम अकल है। नवेरा का सर पीट लेने को जी चाहा था। हटे पीछे, बहुत बड़ी गलतफहमी से दो चार हैं मोहतरमा। मैं आपके घर में हूँ मगर इतनी मजबूर नहीं हूँ कि आपके कमरे तक पहुँच जाऊँ। एक तो शारिक के जवाब और दूसरा इसकी निगाहों के तासुर इसे फिर भड़का रहा था। शारिक जमान हंस दिया। चलो कोई बात नहीं, बेटा तो पहुंच गया है, माँ भी पहुंच जाएगी, वो आराम से कहकर एक भरपूर नजर इसके वजूद पर डालकर दरवाजे से हटकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। नवेरा लब बींचे इसे घूरती रही। इसे कति गुमान ना था कि शारिक जमान कोई ऐसी भी हरकत करेगा, इसलिए भी सोच लिया था कि वो कभी इसके कमरे में नहीं जाएगी। वो अम्मा के कमरे में आई तो शाकरा सोने लेट गई थी। इसे उठाकर इशारे से बाहर आने को कहा। मसब शारिक के कमरे में है, इसे लेकर मेरे पास आओ। वो वापस लाउंज में आ गई। अगले ही पल हवास भागता सी शाकरा वापस खाली हाथ आई। साहब ने डांट दिया है, कह रहे हैं खुद आकर ले जाए। अगर मैं दोबारा इनके कमरे में नजर आई तो मेरी टांगें तोड़ देंगे। नवेरा का जी चाहा कि एक पल में वो इस शख्स का हशर नशर कर दे। अच्छा तुम जाओ, देख लेती हूँ मैं क्या कर लेंगे मोहतरम। इसे भेजकर वो सोफे पर बैठ गई थी। चादर अपने गेट लपेट कर वो खासी बेहिस सी थी। मसब इसके बगैर नहीं सोता था और वो इसके बगैर। कुछ देर बाद बेचैन सी होकर शारिक के कमरे तक आ गई, मगर फिर जिद और रना आड़े आ गई तो वापस पलट गई। मैं क्यों जाऊँ? इस शख्स ने इतनी बार मुझे जलील किया, मेरे किरदार पर उंगली उठाई, ऐसे कानों के कच्चे मट पर क्यों एतबार करूँ? अच्छी बात है, संभाले खुद बच्चे को, पता चले कि कैसे संभालते हैं। अपने आप को तसल्ली देते, दिल सख्त करते वो फिर सोफे पर बैठ गई थी। एक घंटा गुजरा तो इसे होल उठने लगे। पता नहीं मसब सो रहा होगा या नहीं। इसे तो भूख भी बहुत लगती है, इसीलिए तो अब फीडर अपने पास रखती थी कि रात के किसी पहर वो रोए तो फीडर देती थी। और अब कुछ देर गुजरी, वो खुद पर ज्यादा देर जबर ना कर सकी और उठकर शारिक जमान के कमरे की तरफ आई। दरवाजा अध खुला था, यूं जैसे इसे वाकई गुमान होके जरूर आएगी। वो सख्ती से लब बेंचे आगे बढ़ी तो मसब के रोने की आवाज आई। मुंह हलक फाड़ कर चीख कर रो रहा था। रात के वक्त तो इसके अलावा किसी और से संभलता भी नहीं था। नवेरा को लगा कि किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया है। वो बेकरार सी होकर बगैर कुछ सोचे बेधड़क कमरे में दाखिल हुई। शारिक इसे बाजुओं में लिए कमरे में टहलते इसे बहला रहा था, मगर चुप होने के बजाय वो मजीद रो रहा था। इधर दे। इसने फौरन आगे बढ़कर शारिक के बाजुओं से बच्चे को ले लिया था। मेरा बच्चा, मेरा चांद। इसने इसे एकदम सीने से लगाकर इसका मुंह चूमा। शारिक जमान बड़ी फातिहाना निगाहों से इसे देखकर दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ा तो नवेरा ने पीछे हटकर बड़ी गुस्सैली नज़रों से इसे देखा था। इतना जालिम पत्थर दिल बाप जिंदगी में पहली बार देखा है। शारिक जमान हंस दिया। चलो मानती हो ना कि ये मेरा ही बेटा है। वो माँ के पास आते ही एकदम चुप हो गया था। शारिक जमान वो सख्ती से पुकार कर चुप हो गई थी। इसे शायद भूख लगी है। इसने बच्चे की तरफ तवज्जो दिलाई तो इसने सिसकियां भरते अपने बच्चे को देखा तो ममता के एहसास से चूर होते इसकी पेशानी चूम ली। घर से निकलने से पहले इसे फीड किया। अब भूख तो लगना ही थी। फीडर वो सोफे पर ही रखाई थी। फीडर लाउंज में सोफे पर पड़ा है, वो ला दे मुझे। फौरन से कहना ही मजबूरन इसे कहना ही पड़ा। शारिक जमान ने इसे देखा। वो सर झुकाए बच्चे की तरफ मुतवज्जा थी। इसने कुछ कहना चाहा, मगर फिर बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नवेरा ने एक नज़र बच्चे को और फिर खुले दरवाजे को देखा और फिर निडाल सी अंदाज में बिस्तर पर टिक गई। शारिक ने फीडर लाकर इसे थमा दिया था। सिसकियां भरते मसब के मुंह में फीडर देकर हाथ से तपकते दोबारा इसे सुलाने में इसे कुछ देर लगी। तब तक शारिक जमान सोफे पर बैठा इसके फारिग होने का मुंतजिर था। मसब के सोने का यकीन करके इसने इसे बिस्तर पर लिटाकर कंबल ओढ़ाया तो शारिक उठकर बिस्तर पर चलाया। आंखों में एक अजीब सी चमक और होंठों पर भरपूर मुस्कुराहट लिए। आइंदा के लिए क्या सोचा है तुमने?
ایک دو پل بغور اسے دیکھے رہنے کے بعد سوال کیا۔ مطلب؟ اس نے تیکھے پن سے شارق زمان کو دیکھا تھا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تم سے براہ راست معافی مانگوں؟ کیا تمہیں میرے رویوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ اب وہ پہلی والی صورتحال نہیں ہے؟ کیوں؟ اب وہ پہلی والی صورتحال کیوں نہیں ہے؟ میں نئی بن کر آ گئی ہوں، یا آپ جناب کی آنکھوں پر بندی شک کی پٹی اب اتر چکی ہے؟ اس کے لہجے کی کاٹ وہی تھی، مگر شارق زمان نے خود کو کنٹرول میں رکھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا غلط ہوا، تم بے قصور تھی، ناحق سزا کاٹی، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے معاملے میں کس قدر حساس تھا۔ رضا نے جو بھی بتایا اس سے پہلے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہوا تھا، اور رہی صحیح کسر رضا کی ڈائری نے پوری کر دی، مگر میری یہ کیفیت چند دن رہی تھی۔ تم دوبارہ اس گھر میں آ گئی تو سوچا تم سے بات کلیئر کر لوں، مگر اس رات تم نے جس طرح علیحدہ کمرے میں رہ کر میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس نے مجھے پھر جیسے ضدی، جذباتی اور انا پرست مرد کو اور ہی آتش فشاں بنا دیا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح ضد پر اڑایا تھا۔ مجھ سے بڑھ کر تمہارے کردار کی پاکیزگی اور تمہاری پاکدامنی کا کون گواہ ہے؟ تمہاری یہی چیز تو مجھے متاثر کرتی تھی، اور میں ہر حد پار کر گیا تھا، مگر تم جس طرح ضد پر اتر آئی تھی، اس نے مجھے بھی غصہ دلا دیا تھا۔ میں نے سوچا میں تمہیں کیوں تعویلیں دوں، کیوں تم سے اپنی چند دن کی بھول کی معافی مانگوں؟ تم مجھے اذیت دے رہی تھی، میں تمہیں اس سے زیادہ اذیت سے دوچار کرنا چاہتا تھا، مگر مذہب کی ولادت کے بعد میرے ارادے بدل گئے تھے۔ تب تمہارا طلاق کا مطالبہ، مجھے لگا تم نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے تمہیں اتنی مشکلوں سے حاصل کیا تھا، بھلا یوں آسانی سے چھوڑ دیتا؟ تم جو کہتی میں صرف تمہیں سنانے کو رد عمل کے طور پر ساری جوابی کارروائی کرتا تھا۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اور پھر تمہارا اپنے گھر سے چلے جانا مجھے بہت برا لگا، مگر میں کیوں جھکتا، میں کیوں معافی مانگتا؟ نبیل جو کرتا گیا، رد عمل کے طور پر میں سب کہتا گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اور نبیل کے جھگڑے میں تم ایسا قدم اٹھاؤ گی تو ایسا شاید میں معافی مانگنے میں پہل کر لیتا، اپنی انا اور ضد کو مار لیتا۔ تمہارے جانے کے بعد لگا کہ جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے، صحیح معنوں میں اپنی محبت اور اپنے جذبات کا علم ہوا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم نظر آ گئی، اور اللہ نے تم تک پہنچنے کی کوئی سبیل پیدا کر دی۔ اس وقت یہاں ہوں، خدا کی قسم اگر تم چند روز اور نہ ملتی تو میرے ہاتھوں رضا کا قتل ضرور ہو جاتا۔ ان دنوں میں اتنا ہی ڈپریشن میں تھا، میں تم سے فوراً معافی مانگ لیتا، مگر میں تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تم جس طرح کہو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ سارے خاندان والوں کے سامنے تم سے شادی کرنے کی واقعات اور نواز کو بہکانے کا جرم بھی قبول کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ میں نے صرف اور صرف تمہاری محبت کے لیے کیا۔ رہ گئے نبیل اور ساجد تو میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں، وہ معاف کر چکے ہیں۔ نویرا نے ایک گہری سانس لی۔ بس یہ تھی اس کی ضد اور ساری انا، اس شخص کے اطراف میں اس کے سارے مسئلے کا حل پوشیدہ تو تھا، اس میں ساری خواری کیوں سہی تھی؟ وہ ساری جگ ہنسائی کس لیے؟ نویرا، شارق زمان نے بڑی محبت اور جذب سے پکارا، اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ جو بھی سزا سنانا ہے سنا دو، میں تمہارا مجرم ہوں، سزا سننے کا منتظر ہوں، اپنے سارے گناہ تمہارے سامنے قبول کر رہا ہوں، کچھ تو کہو۔ نویرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے، وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اپنی جگہ چٹان کی طرح مضبوط رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے آنسوؤں نے اسے بربری ریت بنا ڈالا، اور نہ جانے کون سے دکھ اس کے آنسوؤں میں آ ٹھہرے تھے۔ نویرا، شارق زمان نے اسے کندھے سے تھام کر بڑی محبت سے خود میں سمیٹ لیا، وہ تو جیسے اس سینے کی منتظر تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ معاف کر دو گی نا؟ تو تمہارا ظرف تو بڑا ہے، کوئی سزا تو سناؤ، لگتا ہے سلیپ پر لٹکا ہوا ہوں، میرا ضمیر دن رات ملامت کرتا ہے۔ نویرا کے پاس کہنے کو اتنا کچھ تھا، مگر اب زبان کنگ اور ذہن خالی تھا۔ وہ نفرت کو تو سزا سنا سکتی تھی، مگر محبت کو کیا سزا سناتی؟ کیا واقعی محبت تھی کہ نہیں کہ ہر دور میں عورت لفظ محبت کے نام پر پگھل کر اپنا آپ لٹا دیتی ہے؟ لفظ محبت اسے چاروں شانے چٹ کر ڈالتا ہے، اور وہ ہار مان گئی تھی۔ وہ تو محبت کے ساتھ لفظ کردار، پاکیزگی اور پاک دامنی کی بھی متلاشی تھی۔ یہی پہلی دفعہ بھی اس شخص نے اس کے پاک کردار ہونے کی گواہی دے کر اسے قبول کیا تھا۔ وہ مزاحمت کی ساری راہیں بھول کر اس کے سب حقوق مانتی گئی تھی۔ اس شخص کو اس کی کمزوری کا علم تھا شاید۔ نویرا اور محبت اس پر مہربان تھی، مگر وہ خود کو سنبھالتے سمٹ گئی تھی۔ مجھے سنبھلنے کا کچھ وقت دے شارق صاحب، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میں ہمیشہ آپ کی وفادار بن کر رہوں گی۔ میری کمزوری میرا کردار ہے، بس میرے کردار پر کبھی انگلی نہ اٹھائیے گا۔ اس دفعہ تو میں زندہ ہوں، مگر ہر بار میں مضبوطی سے سب سہ جاؤں گی ضروری بھی نہیں۔ شارق زمان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ گرفت میں لے کر اسے یقین دلایا تھا۔ جوں فرا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے اندر کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سامان گیا تو پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ سامان کا انداز ایسا
अलग मारे दे रहा था, मगर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती। समान की नाराजगी की वजह से थी और वजह पूरी करना इसके बस में नहीं थी। सो समान के जाने और फिर रब्ता ना करने पर इसने भी चुप साध ली थी। मामा अक्सर रब्ता करती रहती थी, साथ कई बार फोन करके इसे कराची आ जाने की बात कर चुका था, मगर वो हर बार टाल जाती। फुप्पो मामू भी कह चुके थे, मगर वो हर बात आ जाऊंगी, अभी जल्दी क्या है कहकर टाल जाती। मगर कब तक? नवेरा एक दो बार चक्कर लगा चुकी। शारिक जमान के साथ देखकर जरिश को साफ महसूस हुआ दोनों की सुलह हो गई है। ताहम इसने नवेरा से पूछने से एतराज ही पड़ता था। फोन पर रोज बातचीत होती थी, मगर इसे फिर भी तन्हाई का एहसास होता था। वो यूनिवर्सिटी भी जा रही थी। इधर की रूटीन चूं की तू थी। हलचल तो तब मची जब कराची से किसी न किसी का फोन आ जाता। ताया अब्बू ने भी फोन करके इसे समझाने की कोशिश की थी, इसके सामने चुप रही, मगर अपने दिल का क्या करती जो इस घर में जाने पर राजी ही नहीं था। फरा की कॉल आई तो इसने साफ लफ्जों में कह दिया था, फरा प्लीज कुछ भी कहो मैं मान लूंगी, मगर ये बात ना कहो, ये मेरे बस का काम नहीं। और फिर फरा ने दोबारा कॉल ना की थी। शादी में सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। शाइस्ता बेगम ने बड़े गुस्से में कॉल की थी। वहां तो हर वक्त जरिश की जात जेरे बहस रही थी। अब तो सऊद अहमद भी खासे परेशान हो गए थे। जरिश तुम हमें क्यों बदनाम करने पर तुली हुई हो? तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई? सामान जब से वापस आया इसने एक चक्कर नहीं लगाया। इधर सब परेशान है और तुम इधर जिद पर अड़ी हुई हो। मामा जो काम मुझसे नहीं हो सकता वो मत कहें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपकी बातें मान कर कराची आ जाऊंगी। मैं शादी में भी शिरकत कर लूंगी, मगर मैं ताई बेगम का सामना कभी नहीं करूंगी और ये नामुमकिन सी बात है। तो मैं वहां जाने का फायदा खानदान में शादी है, साथ भाई की तरफ से शामिल हो भी लूं तो भी दूसरी तरफ का रवैया नजरअंदाज किया जाने वाला नहीं होगा और मुझे इस घर में नहीं जाना। तो फिर दोनों जगह जाने का सिलसिला ही खत्म। मामा के गुस्से पर इसने भी सुकून से सांस लिया था। जरिश खुदा के लिए अपने पापा की तबीयत का ही ख्याल करो, क्यों हम सबको परेशान कर रही हो? वो जीच हुई थी। मामा बात पहले ही फाइनल और हतमी हो चुकी है, अब जितना भी खींचेंगे कोई फायदा नहीं। परेशान ना हो, मैं इस वक्त कुछ बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। एक ही बात बार बार सुनकर अब वो हाइपर होने लगी थी। या तो सबको समझ नहीं आ रही थी और सब इसे सारी रात इसकी परेशानी में गुजरी। अगली सुबह बगैर नाश्ता किए वो यूनिवर्सिटी चली गई। दोपहर में घर लौटी तो समान अहमद को मौजूद पाकर जहाँ खुशी का एहसास जगह वहीं ठटक भी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो अंदर चली गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? समान ने इसे बगौर देखा। वो पजल हो गई थी। समान की आमद पर दिल धड़क धड़क उठा था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। इस सवाल के बाद चंद पल खामोशी रही। समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या पूछे, जबकि समान बगौर इसे देख रहा। मुलाजमा को मैंने खाने का कहा है, सख्त भूख लगी है, अभी 5 मिनट पहले पहुंचा हूँ। अगर कुछ खाने को है तो ठीक, वरना चलो किसी होटल में लंच करते हैं। समान अहमद के इतने दिनों की मुसलसल लाताल्लुकी के बाद ये एकदम की अपनायत। इसने हैरान और बेयकीन नजरों से समान अहमद को देखा। क्या ख्याल है? समान के टोकने पर वो उठ बैठी थी। 2 दिन से इसने मुलाजमा से कुछ भी खास ना पकवाया था। रात भी मुलाजमीन को अपने लिए पकाने को कहकर खुद कमरे में आ गई थी और सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। सारा दिन यूनिवर्सिटी में खाली पेट रही थी। किचन में आई तो देखा मुलाजमा गोश्त धो रही थी। सादा सा सालन भी बनाते तो कुछ देर लग जाती। वो इसे मना करके बाहर निकल गई थी। कुछ भी तैयार नहीं है, इसने आकर मुजरमाना अंदाज में इकरार किया। वो तो मैं भी सुन चुका हूँ, परसों रात सुना था खाना पका था और इसके बाद मोहतरमा फाकों पर है। ये तंज का कौन सा अंदाज था? जरिश ने हैरान होकर देखा। जरिश, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या चाहती हो? खुद से ही दुश्मनी पर तुली हुई हो। कल दोपहर को तुमने सिर्फ स्लाइस लिए थे, रात और सुबह कुछ नहीं खाया। यूनिवर्सिटी में भी कुछ खाया या नहीं? गुस्से से मलामत करते आखिर में बाज बरस पर हुई तो जरिश एकदम खिफत का शिकार हुई। अगर बताती तो भी डांट पड़ती और ना बताती तो भी। समान अहमद ने अजहर तासुफ से इसे देखा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है तुम्हारे पास, चेंज करना है तो कर लो, वरना इसी तरह चलो। पहले तो पेट पूजा कर लें, बाकी बातें बल्कि मुज़ाकरात बाद में करूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी करो, कुछ देर बाद फ्लाइट भी है। वो नासमझी से सामान को हुनोक होकर देखने लगी। कुछ भी पल्ले ना पड़ा। जरिश प्लीज जल्दी करो। इसे यूं ही हुनकों की तरह खड़े देखकर टोका। वो अपना बैग लिए खड़ी हो गई थी। चेंज करके इसने होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई। सामान के साथ लंच था। ये बात दिल की खुशी के लिए काफी थी। सामान का मूड कैसा भी हो, मगर ये बात कितना सुरूर बख्शती कि समान अहमद इसकी पल पल से बाखबर था। इसके खाना ना खाने पर परेशान था, बाकी बातें इसे याद नहीं थी। बाहर जाते हुए वो स्कार्फ जरूर लेती थी। सूट का हम रंग स्कार्फ पहनकर दुपट्टा पिन्नों से कंधों पर सेट करके सैंडल को खूबसूरत सफेद पाँव में लपेट कर फंसा कर वो बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी। वो कमरे से बाहर आई तो इसका मुंतजिर समान अहमद इस पर एक पल को
नज़र उठाना भूल गया। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक थी, मगर सूट और जरिश का अंदाज देखकर जरूर चौंका था। चलें? वो सामान को यूं देखने पर पजल हो गई थी। सामान गहरी सांस लेते उठ खड़ा हुआ था। मोबाइल और पास रखा ब्रीफकेस थाम गया था। घर वापस नहीं आना, इधर से ही फ्लाइट है। जरिश ने सामान की ब्रीफकेस थामते सवालिया नजरों से देखा तो इसने वजाहत दी, तो आप वापस नहीं आएंगे? सिर्फ इतनी देर के लिए आए थे? वो हैरान हुई। जरिश को लगा इसके सब लतीफ एहसास नोच लिया गया। वो लब बींच कर रह गई थी। होटल में सामान इसे लेकर फैमिली कैबिन में आया था। सारे रास्ते वो खामोश ही रहा था। खाने के दौरान वो ज्यादातर खामोश ही रही थी। हाँ से ज्यादा ना बोली थी। सामान ही इधर उधर की बातें करता रहा। खाना खाने के बाद सामान ने इसे बगौर देखा। वो गुमसुम सी थी। क्या सोच रही हो? खाने के बाद सामान ने चाय का ऑर्डर दिया था। जरिश ने सर उठाकर सामान को देखा। कुछ नहीं। तुमने पूछा नहीं मैं इस कदर अचानक क्यों आया हूँ और अब वापस जाने की बात क्यों कर रहा हूँ? सामान ने बगौर इसे देखते पूछा तो भी वो कुछ ना बोली। असूली तौर पर तुम्हें ये सब बात सबसे पहले ही पूछनी चाहिए थी। खैर, जब तवक्का ही उड़ गई हो तो क्या शिकवा। अब इसका अंदाज बड़ा संजीदा था और तंजिया भी। जरिश को बड़ी तकलीफ हुई थी, मगर वो फिर भी चुप रही थी। वेटर चाय के मग रख कर चला गया। मैं तुमसे जब सारे राब्ते ख़त्म और तफसीली बात करने के बाद ही कराची गया था। तुमने मेरे साथ कराची जाने से इनकार किया तो मुझे लगा बात ख़त्म हो गई है, मगर वहाँ जाकर सबके मुंह से एक ही तस्करा और परेशानी का एक ही नाम सुन सुनकर आजिज आ गया था। जी चाह के कोई आखिरी और हतमी फैसला हो जाए। समान अहमद का ये अंदाज, अल्फाज, लबो लहजा इतना संगीन और संजीदा था कि जरिश शिद्दत सी रह गई थी। तुम्हारी आखिरी फैसला जानकर जब मैं यहाँ से गया तो यही नीयत थी कि अब इधर का रुख नहीं करूँगा। जरिश ने अज हद खौफजदा होकर समान के चेहरे की संजीदगी को पढ़ना चाहा था, मगर वो नाकाम रही। मैं वाकई अब इधर का रुख ना करता अगर मुझे अपनी माँ के वास्तों और यहाँ इनके खुद आने की धमकी का खौफ ना होता। जिसने भी तुम्हें कॉल की तुम्हारा एक ही जवाब आया। ऐसे में अम्मी खुद आकर तुम्हें मनाकर माफ़ी मांग कर ले जाना चाहती थी और ये बात मुझे गवारा नहीं। सो मुझे एक दफ़ा फिर तुम्हारे सामने आना पड़ा। अब के जरिश का जब जवाब दे गया था। इन सब बातों का मतलब वो चटक गई थी। बहुत साफ और वाज़ा मतलब, मैं यहाँ ठहरने नहीं तुम्हें ले जाने आया हूँ। फरा की शादी में चंद दिन है और तुम्हें मेरी बीवी की हैसियत से मेरी बहन की शादी में शमूलियत करना होगी। मैं तुम्हारी टिकट साथ लेकर आया हूँ। घंटे बाद की फ़्लाइट है, तब तक तुम सोच लो। मैं इनकार कर चुकी हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना। समान के अंदाज और लबो लहजे से ज़्यादा इसके अल्फाज ने इसे हरासा कर दिया था। इसके बावजूद वो ज़िद्दी लहजे में इनकार कर गई। जरिश सोच समझ कर इनकार करना, यह आखिरी बार है। इसके बाद तुम्हें कोई भी कहने या मनाने नहीं आएगा। समान को जरिश की ज़िद्दी अंदाज पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिर भी बड़े तहम्मुल से जवाब दिया था। जरिश समान के बजाय ग्लास वॉल से बाहर देखना। जरिश मेरी तरफ देखकर मुझे जवाब दो, तुम मेरे साथ कुछ देर बाद चल रही हो या नहीं? समान ने अजहद बरहमी से इसका चेहरा अपनी तरफ करते सवाल दोहराया तो जरिश ने झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नहीं, पहले से ज्यादा जिद्दी अंदाज में कहा। ओके ठीक है, अब तुम्हें कोई नहीं कहेगा। समान एकदम गुस्से से उठकर कहकर उठा और वेटर को इशारा किया तो वो जल्द आया था इसे बिल लाने का कहकर फिर जरिश को देखा। तुम दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की हो, अपनी जिद और ज़ात में जीने वाली, जैसे दूसरों की खुशियों से कोई गर्ज नहीं। तुम जरिश, ये बात जहन में रखना, मैं अब के गया तो पलट कर कभी नहीं आऊँगा। मैंने हर हाल में समझौता करने की कोशिश की। फरा मेरी बहन है, इसकी खुशियाँ मुझे हर हाल में अजीज़ है। इसने मुझसे एक फरमाइश की थी और इसकी ये फरमाइश पूरी नहीं कर पाया। मुझे अफसोस रहेगा, मगर इससे बढ़कर इस बात पर अफसोस रहेगा कि तुम्हें ज़िंदगी ने सब कुछ दिया, मगर तुमने अपनी जिद और नामो निहाद अना के हाथों मुझे खो दिया। मैं तुमसे राब्ता ही नहीं ख़त्म नहीं करूँगा, बल्कि हर ताल्लुक भी तोड़ दूंगा। ज़िंदगी में पहली बार समान के अंदर बला की जज्बातियत और वहशत ने सर उठाया था। इंतहाई गुस्सीले और जज्बाती लहजे में जरिश एकदम हरासा सी हो गई। वो समझ रही थी कि ये समान अहमद के वक्ती अल्फाज और गुस्सा है, मगर ये आखिरी अल्फाज। वो तड़प उठी थी। इससे पहले कि कुछ कहती वेटर बिल ले आया था। समान ने बिल अदा किया, फिर इसकी तरफ रुख मोड़ा। ये तुम्हारा टिकट था, तुम नहीं जा रही। अब तुम आओगी भी तो मुझे कोई खुशी या गर्ज नहीं होगा। समान ने जेब से टिकट निकालकर 2 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिया था। तुम इस घर में जाना नहीं चाहती, तुम्हें अब कोई मजबूर नहीं करेगा। तुम्हें अम्मी का सामना उम्र भर नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मगर याद रखना कभी पलटकर अब इन दरवाजों पर दस्तक ना देना जो तुम अपने हाथों से बंद कर चुकी हो। अमजद बाहर गाड़ी लिए मुंतजिर है तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो समान को रोकना चाहती थी, आवाज़ देना चाहती थी, मगर इसे लगा इसके आवाज़ हलक में फंस गई है। समान रुके तो समान। वो समान के पीछे भागी थी। रोकना चाहा, मगर समान बड़े बड़े तक बढ़ता होटल की सीढ़ियाँ उतर गया था। वो भागते हुए जब तक गाड़ी के करीब पहुंची तो समान से
समान अमजद से बात कर रहा था। समान प्लीज, सड़क पर खड़े होकर बात करने का कोई फायदा ना था, मगर इसने पुकारा तो समान ने पलट कर देखा। बात हो चुकी है हतमी और फैसला कुन। तुम अपना फैसला सुना चुकी हो, अब कुछ भी कहना और करना फजूल है। समान का सर्द और बर्फीला अंदाज इसकी हड्डियों तक को जमा गया था। समान टैक्सी रोककर ड्राइवर से बात करके बैठ गया तो समान की आंखें एकदम बरसने लगी। जरिश की आंखें एकदम बरसने लगी। धुंधली आंखों से वो गाड़ी को आंखों से गायब होते देख रही थी। बेगम साहिबा चलिए, अमजद मुहद्दब खड़ा पूछ रहा था। इसने गायब दिमागी से इसे देखा। वो रुका, कार का दरवाजा खोले मुंतजिर था। वो खामोशी से बैठ गई थी। आंखें मुसलसल बरस रही थी, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समान अहमद का रवैया, लबो लहजा, अल्फाज इसके अंदर आतिश फिशां दहका गए थे। वो खुद को हक बजानब समझ रही थी, मगर जिस तरह समान अहमद गया था, इसके अंदर से हर एहसास गोया खत्म हो गया था। मैं तुमसे राब्ता ही खत्म नहीं करूंगा, बल्कि हर ताल्लुक भी तोड़ दूंगा। कैसा संगीन अंदाज और इश्तियाल अंगेज अल्फाज। वो सारे राब्ते खत्म किए, सिर्फ अपने आप से लड़ रही थी। समान ने इसे तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, मान, इज्जत सब कुछ तो दिया था, फिर किस चीज़ की आरज़ू थी? क्या वो सिर्फ एक ताहिरा बेगम की ज़ात की वजह से अपनी ज़ात की नफ़ी करते दिल की खुशी की खातिर इस रिश्ते की कुर्बानी दे रही थी? अगले 2 दिन वो मोबाइल ऑफ किए, सब राब्ते ख़त्म किए, सिर्फ अपनी ज़ात से लड़ रही थी। अपनी ज़िद और अना परस्त तबीयत से उलझ रही थी। सबके नज़दीक वो अब गलती कर रही थी, तो इसका अंदर अब इसे इसके गलत होने का एहसास क्यों नहीं दिला रहा था? क्यों वो खुद को हक पर समझते हुए ये ताल्लुक तोड़ रही थी? 2 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी आई थी। इसकी तबीयत से साफ लग रहा था वो किसी अजाब से गुजर रही है। सरनवाज इसे 2 दिन बाद इस पजमिरदा हालत में देखकर हैरान हुए थे। वो तबीयत की खराबी का कहकर टाल गई थी। अमजद वापसी पर लेने आया तो इसने इसे नवेरा के यहाँ चलने का कहा। फिर नवेरा के गले लगकर वो इस कदर शिद्दत से रोई कि नवेरा के लिए इसे संभलना मुश्किल हो गया। कुछ देर वो रोती रही, फिर नवेरा के बहलाने पर संभल गई थी। अम्मा और शाकरा लाउंज में थी। नवेरा इसे कमरे में ही ले आए थे। कुछ देर पूछने और कुरेदने पर इसने सब कह सुनाया और नवेरा हैरत से इसे देखती रही। ओ माय गॉड जरिश, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस कदर जज्बाती और बेवकूफ़ी का मुजाहरा करोगी, वो भी समान अहमद के साथ। ओ नो प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ, मज़ीद परेशान मत करें। नवेरा चुप हो गई थी। खाने का वक्त था। आजकल शारिक दोपहर का खाना भी घर आकर खाता था। वो इसे खुद को संभालने का कहकर बाहर आ गई थी। शाकरा को खाना लगाने का कहकर वो लाउंज में आई तो शारिक आ चुका था। मसब को गोद में लिए खेल रहा था, साथ साथ अम्मा से भी बातें कर रहा था। अम्मा, मेरी जो दोस्त आई है मिलने, जरिश, वही जिनके यहाँ मैं ठहरी हुई थी, मुझे इसे इधर ही ले आती हूँ मैं इसे इधर ही ले आती हूँ। बस तबीयत इसकी ठीक नहीं तो कमरे में ही ले गई थी। शारिक ने नवेरा को देखा। वो कुछ संजीदा सी थी। हाथ मुंह धो लें, खाना लग गया है, मैं जरिश को भी ले आती हूँ। शारिक को भी कहकर वो वापस कमरे में आई तो तब तक जरिश खुद को खासा संभाल चुकी थी। इसने इसे मुंह धोकर अपने साथ ही खाने के टेबल पर आने पर इसरार किया तो वो आ गई। अम्मा से मिलकर शारिक को सलाम करके इसने इनके साथ मिलकर खाना भी खाया था। खाने के बाद शारिक तो चला गया था, मगर कुछ देर अम्मा के पास बैठकर नवेरा इसे फिर अपने कमरे में ले आई थी। समान जैसा इंसान कदर से मिला करता है जरिश, मेरी तो शारिक से एक रंजिश थी, जबकि समान के साथ तुमने जो सलूक किया, आखिर वो कब तक ये सब बर्दाश्त करता? ऐसे मामलात में मर्द अना का मसला ज़रूर बना लेते हैं। तुम्हें कम अज़ कम ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए। तुम समान की खातिर इसकी माँ को बर्दाश्त कर लेती, ये इतनी बड़ी बात तो ना थी। वो समझा रही थी। वो चुप सादे सिर्फ आंसू बहा रही थी। अभी 3-4 दिन बाकी हैं। बहुत बड़ी हमाकत की तुमने। नवेरा को रह रहकर मलाल हो रहा था। अब क्या सोचा है तुमने? क्या करूं? खुद से जाऊं भी मैं जानती हूँ समान किस तरह का सलूक करेंगे। वो ताल्लुक तोड़ने की बात कर के गए हैं। तुमने खुद ही समान अहमद को इस हद तक जाने पर मजबूर किया। मगर अच्छा, परेशान नहीं होना। समान अहमद का नंबर मुझे दो, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, शायद कोई हल निकल आए। जरीश ने बैग में से मोबाइल निकाल कर इसे समान का नंबर दे दिया। नवेरा ने कई बार कॉल की, मगर हर बार नंबर बंद आ रहा था। क्या समान अहमद ने नंबर चेंज कर लिया है? मगर क्यों? अगर नहीं किया तो फिर बंद क्यों है? जरीश का दिमाग भी उलझ गया था। वो कुछ देर वहाँ रुकी और फिर घर आ गई। अगले 2 दिन सिर्फ यूनिवर्सिटी जा रही थी, बाकी हर किसी से राब्ता ख़त्म की है। सारा वक्त घर की 4 दीवारी में गुजार रही थी। दरमियान में सिर्फ कल का दिन था। फराह परसों फराह और साद की माया थी और इसे अगले दिन बारात। वो दिन भी एहतमाम पजीर हुआ और अगले दिन की शुरुआत भी हो गई। यूनिवर्सिटी से वापस आई तो नवेरा आई बैठी थी। इसे देखकर मोबाइल बंद रखने पर पहले तो खूब सुनाई, फिर इसकी मुसलसल चुप महसूस करके खामोश हुई। जरीश, तुम कराची चली जाओ। मैंने बारहा कोशिश की
तो समान अहमद से रब्ता हो गया, मगर वो सिरे से मेरी बात सुनने पर आमादा नहीं है। मैंने तुम्हारी मामा को कॉल की थी, वो भी तुम्हारे नंबर बंद करने पर परेशान है। तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम्हारे पापा शादी में शिरकत नहीं कर रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से कि कहीं तुम तनहा न रह जाओ। जरीश तब भी चुप रही। वो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें आमादा करूँ, कल मायो है और तुमको हर हाल में कराची पहुँचूँ। शारिक से मैंने बात कर ली है, वो हमारी कराची जाने पर राजी हैं। हम लोग कल चलेंगे। कुछ मुंह से बोलो, क्या सोच रही हो? इसे कम से कम गुमसुम देखकर नवेरा ने जोर से कंधा हिलाया। तो वो बस इसे देख, कोई फायदा नहीं, मैं सामान को आपसे ज्यादा जानती हूँ, वो मेरे जाने को भी कोई काबिल नहीं मानेंगे। मैं नहीं जाती, मैं नहीं जा रही। नवेरा ने बड़ी कोशिश की इसे कायल करने की, मगर वो किसी तरह भी ना मानी। इसे इसके हाल पर छोड़कर चली गई। वो एक बार फिर बगैर कुछ खाए पिए कमरे में बंद होगी। अगला दिन इसके लिए बड़ा अजियतनाक था। पुप्पो और ताया अब्बू के घर सारा खानदान इकट्ठा था और यहाँ तनहा खुद साख्ता सजा झेल रही। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी, हिम्मत ही ना हो सकी। मुलाजमा इसे कई बार खाने का पूछ रही थी। वो कमरे में अंधेरा किए न जाने कब तक इस हालत में पड़ी रहती कि आकर नवेरा ना आ जाती। बहुत बुरा कर रही हो तुम अपने साथ। जरिश शारी को मैंने टिकट्स लेने भेजा है, वो बस आने वाले होंगे, तुम तैयारी करो। अगर इनकार किया तो मैं बहुत बुरी तरह मारूंगी। आते ही वो कह रही थी, कोई फायदा नहीं नवेरा भी, खुदा के लिए अपनी इस मायूसी की कैफियत से बाहर निकला और उठकर नहा धो लो। इसने इसे जबरदस्ती उठाकर वॉशरूम में धकेला था। नहा कर बाहर निकली तो नवेरा कमरे में नहीं थी। वो बाहर आई तो शारिक बैठा हुआ था, मसहब साहब था। इस्लाम दुआ के बाद इसने बताया कि रात 8 बजे की फ्लाइट है, मेरा ख्याल है 10 बजे तक हम कराची में होंगे। वो सर हिलाकर रह गई थी। अभी काफी वक्त था। खाना खाकर वो अपने घर चले गए थे। घर जाकर इन्होंने तैयारी करके इधर ही आना था। वो तैयार होकर आए तो वो इनकी मुंतजिर थी। मुलाजमा को हिदायत और अमजद को घर का अच्छी तरह ख्याल रखने का कहकर वो निकल आए थे। फ्लाइट वक्त पर थी, 10:30 बजे वहाँ थे। शारिक ने टैक्सी ले ली और जरीश ने सऊद अहमद को कॉल की तो पता चला कि सब पुप्पो और ताया के हाँ हैं। इसने इन्हें नहीं बताया था कि वो इस वक्त कराची में हैं। वो घर पर ही थे। इसने शारिक को पहले घर जाने को कहा था। पापा इसे देखकर ना सिर्फ असहद हैरान हुए थे बल्कि खुश भी हुए थे। नवेरा के साथ शारिक को देखकर वो चौंके थे। नवेरा की कहानी कुछ और थी और इसका शोहर, वो उलझे थे। शारिक ने हल्के फुल्के अंदाज में लड़ाई का बताकर किस्सा खत्म किया तो वो तैयार होने चल दिए थे। जरिश भी अपने कमरे में आ गई थी। कपड़ों की कमी तो इसे ना थी। मामा ने इसे फोन पर भी बताया था कि इन्होंने इसकी तकरीब के अलहदा कपड़े तैयार करवाए हैं। मेहंदी की मुनासबत से इसने जर्द और सब्ज इम्तियाज का सूट निकाल कर पहना था। नवेरा ने इसे हल्का फुल्का मेकअप करके ज्वेलरी पहनने को दी थी। तैयार होकर वो पापा के कमरे में आई तो वो लॉकर में सर दिए खड़े थे। इसे देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी मामा और मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी, इसीलिए इन्होंने सब कुछ पहले ही तैयार करके रखा था। ये जेवर वो निकाल कर गई थी कि तुम पहनो तो पहुंचो तो तुम्हें दे दूं। इन्होंने इसका जेवर निकालकर इसे थमाया तो वो जेब गई। इसके इसरार करने पर इसने हार, चूड़ियां और अंगूठियां पहन ली थी। ये रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ती रहेगी इसकी। बाकी का जेवर पोटली में रखकर इसे थमा दिया तो इसने चुपचाप ले लिया। पापा के साथ ताया के यहाँ जाते हुए इसने हार, गजरे और एक खूबसूरत सा गुलदस्ता भी लिया। बड़े अरसे बाद वो ताया के घर की तरफ सफर कर रही थी, पूरी दिली अहमदगी और खुशी से। नवेरा और शारिक और मसहब हमरा ही थे। वो इसके मोहसिन थे। वो इन्हें भला घर कैसे छोड़ जाती। जैसे ही गाड़ी गेट के सामने रुकी, अली जो गेट पर था चचा और जरीश को देखकर हैरान हुआ और फिर एकदम अंदर दौड़ लगा दी। जरीश आ गई, जरीश आ गई। ये खबर यहाँ से वहाँ तक जंगल की आग की तरह फैल गई थी। पुप्पो की फैमिली और मेहमान मेहंदी की रस्म करने पहुंच चुके थे। खाने के बाद अब रस्म का ही शोर था। तायरा बेगम तो सब छोड़ छाड़ कर दरवाजे तक चली आई। जरीश की निगाहें इन पर पड़ी तो कदम साकित हो गए। जरीश, रुक क्यों गई हो? आओ, इन्होंने बाजू फैलाकर कहा। ये आवाज़ कितनी मानूस, अजनबी और नासनाशा थी, मगर वो सब कदूरते दिल से मिटा कर आई थी। अब कुछ भी सोचना फजूल था। झिझकते हुए इसकी खुली बाहों में समा गई। वो रो रही थी बड़ी शिद्दत से। जरीश भी रो रही थी। कितनी नफरत थी दोनों में। मगर अब मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं बहुत गुनाहगार और ख़ताकार हूँ। मैं खुद लाहौर जाना चाहती थी, मुझे लाने के लिए, मगर सामान नहीं माना। जरीश का चेहरा हाथों में थाम कर इतने लोगों की मौजूदगी में वो माफ़ी मांग रही थी। जरीश को अपना आप छोटा लगा। प्लीज़ ताई अम्मी, ऐसी बातें ना करें। मैं सब कुछ भुला कर यहाँ आई हूँ। जो हुआ भूल जाएं। एकदम शर्मिंदा होकर वो फिर इनके कंधे से लग गई थी। अगर सास बहू का प्यार खत्म हो गया हो तो इर्द गिर्द भी देख लो, और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जुबारिया भाभी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते जरीश को गले लगा लिया। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, बहुत अच्छा, वो कान में बोली थी। इसके बाद ताया, अब्बू, उस्मान भाई और अली से मिलने के बाद आगे बढ़ी तो पहले
पीले सूट में फरा को देखकर वालिहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ी। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी, वो कह रही थी और जरीश की आंखों में नमी झलक रही थी। यहाँ यकीन था इतना मजबूत हो, वहाँ वो कैसे ना आती। फुप्पो, मामा, हादिया आपा, नौशीन और दीगर लोगों से मिलने के बाद वो नवेरा को हमरा लिए स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर में मेहंदी की रस्म शुरू हुई तो इसने बुके फरा को थमाकर इसकी बाजुओं में गजरे पहनाकर रस्म का आगाज किया। नवेरा वहाँ रुमैसा और इसकी फैमिली को देखकर बड़ा हैरान हुई थी और फिर गुफ्तगू के बाद ताल्लुकदारी वाज़ह हुई तो बड़े मुतमईन अंदाज में इन सब के साथ महवे गुफ्तगू हो गई। उस्मान और अली शारिक को मर्दाने में ले गए थे। रस्म मेहंदी के बाद ढोलक की बारी आई तो सब लड़कियां इधर मुतवज्जा हो गई। वो भाभी और फरा स्टेज पर ही बैठ गई थी। इसने इन्हें अभी तक सामान को नहीं देखा था। खबर तो सामान को भी मिल गई थी मगर वो अंदर नहीं आया था। सामान से मिली? भाभी ने पूछा तो इसने नफ़ी मसाले ला दिया। वो बहुत खफा है मुझसे। वो ज़बारिया ये जानती भी थी। तुमने भी अच्छा नहीं किया। यहाँ सब राब्ता कर रहे थे, ख़ास तौर पर तुम्हें लेने गया था मगर खैर। वो किसी की बुलाने पर उठकर चली गई तो फरा के पास ही बैठ गई। मेहंदी को फरा लगाई जा रही थी। हाथ पाँव पर निहायत खूबसूरत डिज़ाइन थे। 2 बजे के करीब फुप्पो की फैमिली और दीगर मेहमान रुखसत होना शुरू हो गए तो आखिर तक घर के अफराद और चंद दूर के रिश्तेदार रह गए थे। नवेरा इसके लाख रोकने पर भी नहीं रुकी थी। वो मामा पापा के हमरा शारिक को लिए सुबह दोबारा आने का वादा पर चली गई थी। थकन से बुरा हाल हो रहा था। इसे बहुत कोशिश के बावजूद सामान नजर नहीं आया। वो मर्दाने में ही मसरूफ रहा था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। वो भी भाभी के घूरने पर सामान अहमद के कमरे में चली आई थी। वो बैग में सिर्फ एक जोड़ा रखकर लाई थी, बाकी सब मामा के यहाँ ही था। वो बिस्तर पर बैठकर क्राउन से टेक लगाकर सामान अहमद का इंतजार करने लगी मगर सामान कमरे में आकर ही नहीं दे रहा था। इंतजार करते करते न जाने इसकी आंख लगी। अजान की आवाज़ पर इसकी आंख खुली तो इसे अपने जिस्म अकड़ा अकड़ा महसूस हुआ। गर्दन को सीधा करते हुए सीधी हुई तो इल्म हुआ कि वो बाकी मानदा रात यूं ही बैठे बैठे गुजार गई है। शायद 1-2 घंटे ही सो पाई थी। नाइट बल्ब रोशन था जबकि लाइट ऑफ थी। इसे याद आया वो तो सामान अहमद का इंतजार करते करते सोई थी। फौरन गर्दन घुमाकर बेड को देखा मगर वो खाली था। इधर निगाह भटकते सोफे पर पड़ी तो सामान को वहाँ महवे ख्वाब देखकर अजहद दुखी हुआ। न जाने सामान कब आकर लेटा था। वो उठकर वॉशरूम में गई। वजू करके कमरे में आकर इसने कंबल उठाकर बड़ी आहिस्तगी से सामान अहमद पर डाला, फिर नमाज पढ़कर निकल आई। लॉन के चक्कर लगाते हुए वो वहीं बैठ गई। काफ़ी देर वहाँ बैठी रही। घर के अंदरूनी हिस्से से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी मगर किचन में गई माइदा जो चाय बना रही थी भाभी भी आ गई। बड़ी जल्दी उठ गई तुम? बहुत जल्दी आंख खुल गई। हाँ बस जल्दी आंख खुल गई। भाभी ने पूछा तो इन्होंने सर हिला दिया। भाभी 1 कप चाय पिला दें, सर में शदीद दर्द हो रहा है। सामान की आवाज़ सुनकर वो पलटी थी। सामान भी इसे वहाँ देखकर रुका था। वो जब से आई थी ये पहला बराह रास्त सामना था। सामान ने इसे नज़रअंदाज किया। हाँ भिजवाती हूँ। सिर्फ चाय ही भेजूँ या नाश्ता भी तैयार करवा कर भेज दूँ? सिर्फ चाय। ये कहकर सामान पलट गया और जरीश का दिल भर आया। जरीश सामान की भी चाय ले जाऊँ? चाय मग्गों में डालकर अपना कप लेकर वो निकलने वाली लगी थी कि भाभी के कहने पर रुक गई। माइदा को भेज दें मेरे हाथ से तो वो शायद चाय लेना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे कहकर वो फरा के कमरे में चली आई थी। वो अभी तक सो रही थी। जरीश को इसकी नींद पर बड़ा रश्क आया था। कुछ देर में वो उठ गई थी। जरीश को अपने कमरे में देखकर मुस्कुराती फिर हाथ धोकर लौटी तो जरीश की मेहंदी देखकर खुश हुई। फरा को बड़ा तेज रंग आया था, ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे थे फरा को इसके सादा हाथ पैर। वो किचन में जाकर कौन ले आई? मुझे तुम्हारा ये सादा हाथ पैर बड़े बुरे लग रहे हैं। देखना अब मैं तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ। मेरी मेहंदी तो वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद है। इसके ना करने के बावजूद फरा ने इसके हाथ थाम लिए और फिर इसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक इसके हाथों और पाँव पर मेहंदी अपनी मर्जी से ना लगा लिया। वो नाश्ता करने जा रही थी तो आराम से चाहिए तो सो जाओ या बैठकर मेहंदी झुका लो। जरीश के बिस्तर पर लेट गई थी। कुछ देर लेटने के बाद इसे खुद ब खुद नींद आ गई थी। बारात का इंतजाम होटल में हुआ था। सारा दिन सबका बड़ा मसरूफ गुजरा था। होटल के औकात 5 से रात 10 बजे तक के थे। सो मर्द हजरात जल्दी ही तैयार होकर वहां चले गए थे। ज़्यादातर मेहमानों ने होटल ही पहुंचना था। भाभी ने इसे फरा के साथ पार्लर जाने को कहा था। इस बैग में तुम्हारे और फरा दोनों के लिबास, जेवर सब कुछ है। अली छोड़ आएगा, जल्दी नहा कर निकलो। भाभी की हिदायत पर वो वॉशरूम में घुस गई थी। अली इनको पार्लर ले आया।
फरा का लिबास निकाल कर इसने अपना सूट निकाला तो देखकर हैरान रह गई। शलवार कमीज के बजाय साड़ी थी। हाय फरा, मैं ये कैसे पहनूंगी? मैंने तो आज तक साड़ी नहीं पहनी। वो परेशान हो गई। कोई बात नहीं, आज पहन लो। अम्मी ने भाभी को कहा था कि आप अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी शॉपिंग कर लें। इन्होंने आज साड़ी पहनी है, सो तुम्हारे लिए भी यही खरीद ली। वो मुंह बसोड़ कर रह गई थी। इन्होंने अपने आज साड़ी पहनी है तो सो तुम्हारे लिए भी उन्होंने यही खरीदी। वो मुंह बसोड़ कर रह गई थी। ब्यूटिशियन की मदद से इसने साड़ी पहन ली और जेवर इसके बैग में ही थे। ब्यूटिशियन ने फरा की तैयार होने तक इसे भी तैयार कर दिया। बहुत प्यारी लग रही हो। फरा ने तारीफ की तो वह झेम गई। फरा दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। टूट कर रूप आया था इस पर। जरिश गाहे बगाहे साथ के जिक्र से इसे छेड़ती रही थी। होटल पहुंचकर फरा को कमरे में पहुंचाकर वो मामा और नवेरा के पास चली आई थी। जबरदस्त, बहुत अच्छी लग रही हो। नवेरा ने दिल खोल कर सराहा था। वो हंस दी। समान से कोई बात हुई? अब कैसा मूड है? हम लोगों से तो वो नॉर्मली ही मिला है। समान अहमद तो कोई बात नहीं हुई। इसने आहिस्तगी से सारा माजरा सुना दिया। नवेरा इसे तसल्लियां देती रही। रात आने के बाद निकाह और फिर खाने तक वो मामा के पास रुकी थी। मर्द और खवातीन का अलहदा इंतजाम था। रात गए जब साथ को अंदर लाकर बिठाया गया और साथ में फरा को भी, तो भाभी ने इसे पास बुला लिया। मामा ने खासी ताकीद की थी कि दूध पिलाई की रस्म तुम और नौशीन ने करनी है। इन्होंने बुलाने की वजह बयान की और साथ में ताहिरा की खुसूसी हिदायत भी बता दी। दूध पिलाई की रस्म बड़े जोरों शोर से हुई। 3000 नेक में मिले थे जो ताहिरा के कहने पर नौशी और इसने आधे आधे रख लिए थे। रुखसती के बाद फरा रो रही थी। रुखसती के वक्त फरा रो रही तो बाकी लोगों को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नवेरा और शारिक रुमैसा के इसरार पर इनके हाथ चले गए थे। घर वापसी तक 12 बज गए थे। सबका थकन से बुरा हाल था। मामा और पापा इनके साथ ही इधर आ गए थे, जिन्हें कुछ देर रुक कर घर चले गए थे। जबकि नौशी मामू के हाँ थी। भाभी के कहने पर इसने चाय बनाई। मुलाजमा से सबको चाय देने का कहकर वो खुद चेंज करने कमरे में चली गई थी। बेदहानी में ड्रेसिंग रूम में चली गई, मगर वहां समान अहमद को अलमारी में सर दिए खड़े देखकर झिझकी थी। समान शायद चेंज करने आया था। शर्ट उतारी हुई थी। जरिश रुक गई कि क्या करे, वापस पलट जाए या आगे बढ़कर अलमारी से अपना बैग निकाल ले। समान इस पर एक उचट्टी निगाह डालकर फिर अलमारी से अपनी शर्ट ढूंढने लगा। समान के अंदाज पर जरिश का दिल एकदम रुका। इतना लाताल्लुक अंदाज, इसके दिल को कुछ हुआ था। इसने आगे बढ़कर दूसरा पट खोलकर अपना बैग निकाला तो ऊंची हील और साड़ी की वजह से समान के सामने वो काफी ज्यादा पजल हुई थी। बैग निकालकर पलटी थी कि ऊंची हील पर तवाज़न ना रख पाई और इससे पहले कि वो गिरती इसने करीब खड़े समान का कंधा थाम बैग इसके हाथ से छूट गया। ये क्या बदतमीजी है? समान के लिए गुस्से पर वो शद्दत रह गई। समान ने झटके से इसका हाथ अपने कंधे से हटाया। वो अलमारी से जा लगी। आंखें एकदम धुंध से अटी थी, मगर वो खुद को संभाल गई। मैं आ तो गई हूँ, अब क्यों नाराज हो रहे हैं? इसने बेहद बेचारगी से कहा था। तुम अपने कर्ज के लिए आई हो, मेरे लिए नहीं। मैंने तुम पर पहले ही वाज़िया कर दिया था, तुम्हारे आने जाने से मुझे कोई कर्ज नहीं। समान के लबो लहजे ने इसके ऊपर बुरी तरह असर किया था। अब तो मैं आ गई हूँ, सब कुछ भुलाकर, सारी रंजिशें खत्म करके। आप इतने संगदिल तो ना हो, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? अगले ही पल वो रो रही थी। तुम इसी काबिल हो। वो समान के गमो लबो लहजे पर बेयकीन सी देख रही थी। वो तेजी से वहां से निकलकर बेडरूम में आ गई थी। वो क्यों आई थी? जज्बातियत ने इस पर बुरी तरह हमला किया था। वो सब भुलाकर सिर्फ सामान के लिए आई थी और सामान फूट फूट कर रोते इसने हाथों के गजरे नोच कर फेंक दिए थे। इसे जेवर से वहशत होने लगी थी। बिस्तर पर गिर कर सारा जेवर नोच कर बिस्तर पर फेंक दिया था। तुम इसी काबिल हो। ये अल्फाज इसके जहन दिल पर हथौड़े की मानित बरस रहे थे। तकिए पर सर रखे वो शिद्दत से रो रही थी। सामान चेंज करके रूम में आया तो पांव तले गजरे आ गए। लब भींच कर एक तल्ख निगाह फूट फूट कर रोते वजूद और इर्द गिर्द बिखरे जेवर पर डाली। वो सर झटक कर बाहर निकल गया तो जरीश को लगा इसके वजूद में मौत उतर आई है। खूब रोकर दिल का गुबार निकालकर मुंह हाथ धोकर चेंज करके वो कमरे से बाहर आई तो पापा मामा वापसी के इरादे से खड़े थे। सामान भी वहीं था। मामा आप ठहरे, मैं भी साथ चल रही हूँ। सबने चौंक कर, खास तौर पर ताहिरा बेगम ने बगौर इसके चेहरे को देखा। क्यों बेटा? वो एकदम खौफजदा हुई। मैं सुबह फिर आ जाऊंगी। इन्हें मुख्तसरन कहकर वो कमरे में आकर अपना बैग लेकर मामा पापा के साथ चली गई। शाइस्ता बेगम ने इसके चुप नोट की थी, मगर टोका नहीं। अब वो चाहती थी कि वो अपना फैसला खुद करे। अगर आ ही गई थी तो अगले मरहले के बारे में भी सोचे। खूबसूरत फूलों से सजे कमरे में दुल्हन बनी
बैठी। वो खासी घबराहट का शिकार थी। कुछ देर बाद सभी घर वाले इसके गिर्द जमा थे, मगर इस वक्त वो तनहा थी। धड़कते दिल के साथ वो आने वाले घड़ियों का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर खटका हुआ तो वो अंदर तक घबरा गई। साथ जमाल ने अंदर आकर एक भरपूर नजर इसके लिए बड़े एहतमाम से सजी फरा पर डाली। अस्सलाम वालेकुम, बड़े शर्मसार लहजे में कहते वो इसके करीब बैठा था। फरा को अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ। इसने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी तसव्वुर से भी ज्यादा। बहुत मोहब्बत से इसका हाथ थाम कर बगौर देखा। वो निगाह ना उठा सकी। खुशी हुई। फरा ने सिर्फ सर हिलाया था। वो मुस्कुरा दिया। अपनी जेब से मखमली डिबिया निकालकर इसकी खूबसूरत जंजीर निकाली। इजाज़त है, इसने इनसे पूछा, और फिर इसने वो जंजीर इसकी गर्दन में सजा दी। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। यकीन रास्ता हो तो मंजिलें खुद कदम चूमती हैं। जरी से तुम तक का सफ़र और कठिन ज़रूर था। अगर तुम्हारा सौंपा यकीन शामिल अहवाल ना होता तो शायद मैं हिम्मत हार जाती। तुम मेरे लिए रब का एक अजीम तोहफा हो। कुछ बोलोगी नहीं? वो निगाह उठाकर अपनी तरफ वारफितगी जज्बात की शिद्दत से मुतवज्जा वजूद को एक साथ देख रही थी। चलो ना बोलो, आज रात मुझे बोलने दो, बल्कि सुनो, फिर सारी उम्र तुम्हारी ही सुननी है। फरा का हया और शर्म से गुलनार चेहरा देखकर वो हंस दिया था। वो सारा दिन मामा के ही रही थी। वलीमे की तकरीब में इधर से उधर शामिल होना चाहती थी और सारी तकरीब में वो नवेरा के साथ ही बैठी रही। नवेरा और शारिक सिर्फ 2-3 घंटे के लिए थे। घर में अम्मा तनहा थी। ये 2 दिन भी वो सिर्फ जरिश की जिद में रुके थे। आज भी वलीमे में शामिल होने का मकसद यही था कि जरिश को खुदा हाफिज कहकर वापस चले जाएंगे। फराह बहुत खुश थी। इसे खुश देखकर जरिश ने इसकी खुशियों के लिए ढेर दुआएं मांगी थी। नवेरा, शारिक इसे खुदा हाफिज कहकर बाकी सबसे मिलकर गाड़ी में आ बैठे थे। सऊद अहमद का ड्राइवर इनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा था। काफ़ी अच्छे लोग हैं, मिलनसार और मुखलिस, शारिक ने तबसरा किया। नवेरा ने मुख्तसरन कहा। ड्राइवर एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया था। चंद घंटों बाद वो लाहौर में थे। घर आकर अम्मा से मिलकर कुछ बातें करने के बाद वो कमरे में चली गई थी। शारिक चेंज करके बिस्तर पर दराज था। इसे आते देखकर उठ बैठा। अपने आप को समझने और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के बाद इसने नवेरा को बिल्कुल इसी रूम में देखा था जिसकी इसे आरजू थी। मगर इसके बावजूद एक खलिश थी कि नवेरा के दिल में न जाने इसका मकाम क्या है। वो अभी तक ना जान पाया था। कहाँ चली? अलमारी से कपड़े निकालकर वो पलटी तो शारिक जमान ने उतर कर सामने आ गया चेंज करने। हैरान होकर शारिक को देखा। अभी रहने दो, अच्छी लग रही हो, कुछ देर तो देखने दो। शारिक इसका बाजू पकड़कर बिस्तर पर ले आया। दूसरी तरफ मसब सो रहा था। कंधों पर दबाव डालकर बिस्तर पर बिठाया। तुमने संभलने और सब भूल जाने के लिए वक्त मांगा था। मैं इंतजार करते करते थकने लगा हूँ। न जाने कब तक आम माफ़ी का ऐलान सुनाओगी? इसके लहजे में बड़ी मोहब्बत भरा शिकवा था। नवेरा का दिल धड़क धड़क गया था। शारिक ने इसके कान में झूलते आवेजे को उंगली से छुआ तो वो पजल सी हो गई। मुझे अभी ईशा की नमाज पढ़नी है। शारिक जमान की दस्त निगाह की शौकियों को रोकने का इसे यही तरीका समझ में आया था। शोहर को नज़रअंदाज करने वाली औरतों की नमाज भी कबूल नहीं होती, याद रखो। नवेरा हंस दी। तो शोहर को खुद ही चाहिए कि बीवी को तंग ना करे। इसने शारिक की गिरफ्त से बाजू निकालना चाहा तो मगर गिरफ्त बला की मजबूती थी। तो मेरी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। अंदाज धमकाने वाला था, मगर वो भी नवेरा थे। मैंने तो कभी जायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, आप नाजायज़ की बात करते हैं। इसने इसकी गलत फहमी दूर की थी। हाँ तो कौन मना करता है? मैं तो खुद मुंतज़िर हूँ कि तुम फ़ायदा उठाओ, मुझे ज़्यादा चढ़ाए ना। मैंने फ़ायदा उठाया तो सर पर हाथ रखकर आपको ही रोना पड़ेगा। इसने चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नमाज पढ़कर आती हूँ, फिर बात करेंगे सब जायज़ और नाजायज़ की। शारिक जमान की आंखों से मचलते जज्बों से घबराकर इसने फौरन बात बदली। अच्छा, एक शर्त है। क्या? तुम अभी ये लिबास नहीं बदलोगी? बहुत प्यारी लग रही हो इन कपड़ों में, यूँ समझो गजब ढा रही हो। नवेरा एकदम सुर्ख हुई थी। दिल की धड़कन का और ही आलम था। बोलो, मंजूर है? अच्छा, इसे नाचारा मानना पड़ा था। जाओ, क्या याद करोगी? मगर वादा खिलाफी की तो याद रखना, बहुत बुरा करूँगा। नवेरा गुलनार चेहरा लिया अपनी धड़कनों को संभालती हुई फौरन निकल उठ गई थी। वलीमे की तकरीब बखैर तो आफियत अंजाम पा गई थी। वापसी पर फरा और साथ रस्म के तौर पर इनके साथ आए थे। ताहिरा बेगम ने इसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो अब शाइस्ता के साथ नहीं जाएगी, बल्कि इन लोगों को भी ज़रूरी काम का कहकर अपने साथ इधर ही बुलवा ले। थकन से बुरा हाल हो रहा था। इसने आते ही कपड़े बदले किचन में आई तो भाभी इसे यूं देख साफ
चेहरा लिए देखकर चौंक गई थी। तुमने कपड़े क्यों बदले? कुछ देर तो रुक जाती, उलझन हो रही थी, साथ में थकन भी। इन्होंने चाय बनवा ली थी, ट्रे तैयार करके इसे थमा दी। सबको दे दो, मैं ये ले जाती हूँ। इन्होंने दूसरी ट्रे थाम कर तैयार करके कहा। वो बाहर निकल गई। लाउंज में सभी विराजमान थे, बातें जोरों शोर पर थी। वो ट्रे टेबल पर रखकर वहां से निकल आई थी। कुछ देर इसका फरा के साथ बातें करने का इरादा था। वो फरा को लिए इसके कमरे में आ गई थी, जबकि साथ लाउंज में ही था। थोड़ी देर में भाभी और ताई अम्मी भी आ गई थी। मैंने अपनी नफरत में हमेशा गलती से ही सोचा और समझा है। तुम समान के साथ आबाद हो चुकी हो। मगर नफरत की पट्टी आंखों से उतरी तो सारे मंजर साफ और वाजिया दिखाई देने लगे। बच्चे दुखी और रंजीदा हो तो माँ कैसे सुखी रह पाती है। अल्लाह तुम्हें हमेशा शादो आबाद रखे। समान को सेहत सलामती दे। समान मेरी जिद पर तुम्हें लेने गया था। वापस आकर इसने सिर्फ यही कहा कि तुम नहीं आओगी और तुम्हें इस घर से कोई लेने गया तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। मैं चुप हो गई। तुम आ गई हो, बड़े ज़र्व वाली हो, मगर तुम्हें और समान को इस तरह देखकर दिल को बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम मेरी बच्ची हो, जानती हो कब से समान के साथ कम से कम नौशी की तरह कोई खुशखबरी तो ज़रूर होती ना। पास बैठकर वो जिस तरह बात कर रही थी, शर्मो हया से जरिश का सर झुकता चला गया था। शाइस्ता को भी मैंने इसीलिए रोक लिया है। समान को वक्ती गुस्सा है, सब समझा रहे, परेशान नहीं होना। जुबारिया बहन को तैयार करके बाहर ले आओ। अपनी नफरत के हाथ बड़े हसीन और अनमोल पल जाया किए जा रहे हैं। आज मैं जरिश को दुल्हन बना देखना चाहती हूँ, सारी गलतियों का अजाला करूंगी। वो मोहब्बत से कहकर बहुत प्यार से इसकी पेशानी चूमकर बाहर निकल गई थी और जरिश हक्का बक्का रह गई। चलो जी दुल्हन साहिबा, जल्दी से उठकर ये कपड़े चेंज कर लें। खसूसी लिबास है आज रात के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। भाभी इसके अंदाज पर हंसती थी। मगर भाभी, फरा इसे वॉशरूम में धकेलो, ये फटाफट कपड़े बदल आए। अगर मगर बाद में कर लेना। न चारा इसे भाभी और फरा के सामने हार माननी पड़ी। बड़ा खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट था। भाभी ने जल्दी से तैयार किया और जेवर इसका सारा कमरे में था जो फरा ने ला कर दिया था। फरा ने बड़ी मोहब्बत से इसके माथे पर बिंदिया सजाई, एक एक जेवर पहनाया। प्लीज़ ये रहने दे। इसे बहुत हया आ रही थी। इतने अरसे बाद अब दोबारा से ये सब हंगामा इसे बहुत अजीब लग रहा था। फरा ने अपने हाथों से सजे गजरे उतार कर इसे पहना दिए थे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। सामान की आज खैर नहीं। भाभी की छेड़छाड़ पर इसे अपना दिल कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। फरा मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमकर बाहर निकली। जरिश को अपने हाथ पांव ठंडे होते महसूस हो रहे थे। तायरा बेगम के हमरा शाइस्ता बेगम भी थी। मामा को देखकर इसका सर झुकता चला गया। टूट कर हया आई थी। वो लोग इसे लाउंज में ले आई थी। सामान के साथ बिठाने पर वो घबरा गई थी, इतने लोगों के सामने, और ऊपर से सामान की गुर्बत। सामान का इतना सख्त नाराज था, न जाने क्या रद्द-ए-अमल होता। वो अंदर ही अंदर खौफजदा थी। अली तस्वीरें लेने लगा। तुम्हारी ताई बेगम को तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का बड़ा अरमान था। चलो इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। खुश रहो, आबाद रहो। ताया अब्बू इसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से प्यार देकर बोले थे, मैं तो सारे अरमान पूरे करूंगी अब। इन्होंने मखमली केस से निहायत कीमती कंगन निकालकर इनके हाथ में पहनाए थे। तुम्हारी रूडमाई का तोहफा है, जुबारिया को भी दिया था, ये तुम्हारा हिस्सा है। देने में देर हो गई। कंगन पहनाकर बाजू के हिसार में लेकर इसे प्यार किया, फिर इसकी पेशानी चूमी। सऊद अहमद और शाइस्ता दोनों बड़े मुतमईन हो गए थे। माशाल्लाह अपनी कम फहमी के हाथों बड़ा नुकसान उठाया है। खुदा तुम दोनों को सदा सलामत रखे। वो आबदीदा हो गई थी, मगर अगले ही पल खुद को संभाल भी लिया था। एतमाद और खुशी के पल बड़ी मुश्किल से खुशकिस्मतियों से मिलते हैं। सामान सारा वक्त खामोश रहा। इसके सर पर कॉल आने लगी तो वो माजरत करता उठकर चला गया था। जुबारिया बहन को कमरे में छोड़ाओ। 5 मिनट बाद ताहिरा बेगम के कहने पर भाभी ने फौरन इनका हाथ थाम लिया था। अरे तुम्हें क्या हो रहा है, इतनी सर्द क्यों हो रही हो? भाभी हंसती थी। भाभी सामान बहुत सख्त खफा है, देखिएगा वो इस सारे वाक़े पर भी बहुत खफा होंगे। वो रोहांसी हो रही थी। कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो, एक गलती कर चुकी हो, अब सलीके से संभालो। हम तुम्हारी मदद यहाँ तक ही कर सकते हैं। वो तुम्हारा शोहर है, शदीद मोहब्बत करता है तुमसे। अब इसे कैसे मनाना है ये तुम पर मुनहसर है। परेशान नहीं होते। कमरे की तरफ आते वो मुसलसल हिम्मत बंधा रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो समान अहमद को फ़ोन पर मसरूफ पाया। इन दोनों को देखकर समान ने कॉल ड्रॉप की। लो भाई संभालो अपनी दुल्हन को। भाभी का अंदाज बड़ा शरारती था। समान अहमद ने बड़ी संजीदगी से भाभी और सजी सफरी जरिश को देखा। इस सारे ड्रामे का मकसद लबो लहजे में कोई रियायत ना थी। जरिश का दिल डूब कर उभरा था। समान सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते, बल्कि खुश दिली और बड़े ज़र्फ से दिल में जगह देते हैं। जरिश इधर बैठो। इन्होंने घबराई जरिश
को बिस्तर पर बिठा दिया और पलटकर सामान को देखा। जो भी गिले शिकवे हैं ख़त्म करो और खुले दिल से मुस्कुरा कर नई खुशियों को आगे बढ़कर खुशामदीद कहो। इसके साथ जो भी हुआ, इसके बाद इसने जो भी किया वो रद्द अमल था। हाँ, एक गलती कर चुकी है ये, मगर तुम्हें भी इस बात को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये लौट आई है इस घर में, तुम्हारे हवाले से है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम इसे अहमियत दो, वरना हम बुद्धू नहीं है जो मामला समझे नहीं। कोई ज्यादती की तो तुम्हारी खिंचाई करने में जरिश का साथ देंगे। वो आखिरी वक्त में लौट तो आई है ना। समान ने बड़ी संजीदगी से इन्हें देखा और वो मुस्कुराकर कमरे से चली गई। समान ने जरिश को देखा। खूबसूरत लिबास और जूली कमरा इस रूम में बहुत दिलकश लग रही थी। समान ड्रेसिंग रूम में चला गया और कुछ देर बाद चेंज करके लौटा तो अंदाज कुछ पुरसोच था। गुस्सा तो मुझे तुम पर बहुत है, इतना ज्यादा कि मैं बयान करने से कासिर हूँ। मैं तुम्हें लेने गया था एक इस मान और यकीन के साथ कि अगर वाकई तुम्हारे नज़दीक मेरी कोई हैसियत और अहमियत होती तो तुम मेरे साथ ज़रूर आओगी, मगर तुम्हारे इनकार ने बहुत तकलीफ दी, इतनी तकलीफ कि मुझे अपने जज्बात बस बाहर से होते नजर आए। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। वापस कमरे में आकर समान अहमद ने कहा भी तो लबों से शिकवा बरामद हुआ और जरिश को अपना वजूद नदामत से झुकता चला गया। वो इतने अच्छे इंसान का दिल दुखाने का सबब बनी थी, महज अपनी जिद और झूठी अना के सबब। आई एम सॉरी। बिस्तर से उठकर वो समान अहमद के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ नदामत से जोड़ते। वो सख्त पशेमान और शर्मिंदा लग रही थी। रियली सॉरी। खूबसूरत लिबास और जेवरात से सजी संवरी वो अपनी सारी जिद और अना को फरामोश किए खड़ी थी, अपनी गलतियों को कबूल करते और समान अहमद की नाराज़गी ख़त्म करने का इससे बेहतर और कोई तरीका समझ में नहीं आया था। समान अहमद ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज करते इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। नरमगुजार हाथों को लम्स बड़ा दिल फरेब सा था। मेहंदी से सजे हाथ बड़े पुरबहार लग रहे थे। दिल में लाख गुस्सा था, बेपनाह बदजन सही, मगर इस तरह माफ़ी मांगने को कोई तसव्वुर भी ना था। आप मुझे लाख बुरा भला कहे, गुस्सा कर ले, मगर नाराज़ ना हूँ। आपका ये अंदाज मुझे मार डालेगा। अगले ही पर वो सिसक उठी थी और समान के हाथों पर सर रखकर रो रही थी। भीगे लहजे में क्या दिल नशीन इकरार था। समान अहमद को लगा दिल में मौजूद सारी कसाफत धुल गई है, गोया बरसों का इंतजार खत्म हो गया। बस एक पल लगा था, हकीकतन खत्म हो गया था। ये गुस्सा खत्म हो गया था, जिस कदर नाराजगी थी पल में दिल साफ हुआ था। मैं गलत थी इस मामले में, मगर खुदा गवाह आपको तकलीफ देना मकसद नहीं था। और जब आप नाराज होकर आए तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर एहसास ना होता तो मैं भला क्यों आती। वो शिद्दत से रो रही थी। समान के अंदर इसकी शिद्दत से रोने से बड़ी हलचल हुई थी, बड़ा अनोखा सा एहसास था। जरी समान अहमद ने इसे मजबूत बाजू के इशारे में समेट लिया था। अरे बस करो, नाराज तो मैं था, नाज नखरे तो तुम्हें मेरे उठाने चाहिए थे, मगर देख लो तुम्हें चुप मैं करवा रहा हूँ। समान ने बड़े धीमे हल्के फुल्के अंदाज में कहते इसके दोनों तमाम तरहोश अपने पूरों से चुन लिए थे। और जरिश वो तो रोना भूल कर साकित तो सामित सी खड़ी रही थी। ऐसी मोहब्बत, ऐसी वारफत की समान अहमद की दिलगिरी इसे कंग कर गई थी। क्या वो वाकई इस वक्त खुशकिस्मत थी। दिल जो चाह रहा था तुम्हें इतना ज़रूर सताऊं कि कम अज़ कम तुम आइंदा कभी तुम अपनी ज़िद पर अड़ने से पहले 1000 बार सोचो। मगर देख लो तुम्हारे मामले में अल्लाह ने कितना नरम मेहरबान दिल दिया है मुझे। इधर तुम्हारी आंखों से आंसू निकला नहीं, इधर मैं सारी नाराज़गी भूला नहीं। समान अहमद के वालिहानापन लिए अंदाज, बेशिद्दतों बेकरारियों से घबरा कर इसने एकदम समान अहमद के हिसार को तोड़ते पीछे हटना चाहा, मगर गिरफ्त में बला की सख्ती थी। अब नहीं, बहुत सब्र कर लिया मैंने और बहुत सता लिया तुमने मुझे। मेरा बड़ा सब्र किया है मैंने। तुम मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बों का। आज मेरी मोहब्बत की फतह का दिन है। पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर तुम इस घर में हो। मेरी वालिदा और अपनी सास साहिबा के राजीनामे से और बहुत से लोगों की मौजूदगी में खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। कभी यही तुम्हारी डिमांड थी जो आज तकमील पा है। मुझे रोकना फजूल है। बेपनाह वालिहानापन समेटते, मोहब्बत और शिद्दत का मुजाहरा करते समान ने अपने इरादों का इजहार किया था और जरी सर से पैर तक लरज कर रह गई थी। समान प्लीज़। वो लरज कर पीछे हटी और समान खुलकर हंसा। इसके लबों से अपनी नाम सुनकर दिल में जलतरंग सी बजने लगी थी, गोया अतराफ में साज गूंज उठे थे।
میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا تم اگر میری محبت کی انتہا دیکھو تو اپنے ہونے پر فخر کرو گی. یہ تو ایک جھلک ہے، ابھی تو پوری فلم باقی ہے. اپنی محبتوں کی، اپنے سچے کھرے جذبوں کی بار آوری کی. نہایت شرارت سے کہتے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی. سچے جذبے سچے ہوں اور مستقل مزاجی فطرت کا حصہ ہو تو منزل کا حصول قطعی مشکل نہیں ہوتا. یہ میری محبتوں کی جیت ہے. پھر مانتی ہو نا؟ وہ اسی طرح کھڑی تھی کہ رخ آئینے کی طرف تھا. سمان احمد نے آگے جھک کر پوچھا، سنا تھا کہ اگر محبت ہو اور شدتیں حد سے بڑھ جائیں تو بعض اوقات ان کو زوال آنے لگتا ہے، مگر میرا یقین ہے اگر انسان توازن کی راہ پر قائم ہو تو ایک دن ضرور محبتوں کی جیت ہوتی ہے. زرش نے صرف ایک پل کو نگاہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا. دکھائی دیتے سمان احمد کے بھرپور عکس کو دیکھا، جگر جگر کرتی آنکھیں اور محبت سے کندھا لہجہ. اس نے گھبرا کر پلکوں کی چلمن گرا لی تھی. سمان نے ہنس کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا. کچھ نہیں کہو گی آج کے لیے؟ کوئی لفظ، کوئی جگنو، کوئی اشار سمان چھیڑ رہا تھا اور زرش کوئی جائے فرار نہ پاتے ہوئے سمان احمد کے کشادہ سینے پر سر منہ چھپا گئی تھی. اور یہ واقعی سمان احمد کے سچے جذبوں اور والہانہ محبتوں کی جیت تھی. آج سب خیالات حالات سازگار تھے، یوں کہ وہ سر اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے فخر سے جی سکتی تھی. محبت اعتدال کے ترازو میں ہی برقرار رہتی ہے، ورنہ زندگی بے توازن ہو جائے تو جذبوں کا یہ بے توازن پن ساری زندگی کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور جذباتی عمر بھر کا خسارہ جھولی میں ڈال دیتی ہے. اگر توازن کا دامن ایک بار ہاتھ سے چھوٹ جائے تو تمت بالخیر، یعنی ختم شد. جی تو جناب، یہ تھا ہمارا ناول. یہ اچھا خاصا لینتھی ناول تھا، تقریباً 34-35 قسطیں ہم نے اس کی بنائی ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو اپنے ریویوز کا لازمی کومنٹ باکس میں اظہار کریں. ہمیں انتظار رہے گا. ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ. اب زیادہ توجہ ہم لمس جنون پر دیں گے، جو اس کی ایک ساتھ جلدی سے جلدی اس ناول کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں لمس جنون کے ساتھ. اللہ حافظ.